ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया की इकोनॉमी काफी इंडिपेंडेंट थी। जहां अधिकतर लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, वहीं देश की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर्ल्ड वाइड पॉपुलर थी। साथ ही इंडिया विश्व भर में कॉटन, सिल्क, राइस इत्यादि के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता था। बट अब इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था। ब्रिटिश गवर्नमेंट और उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का ध्यान इंडिया नहीं बल्कि ब्रिटेन की डेवलपमेंट पे था। उनकी पॉलिसीज़ के कारण इंडिया की इकोनॉमी चेंज होने लगी। अब इंडिया ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ के लिए एक रॉ मटेरियल सप्लायर और उनके फिनिश्ड गुड्स का कंज्यूमर बनकर रह गया। एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रुक सी गई, जिसका मेन कारण था ब्रिटिशर्स के द्वारा लगाए गए अलग अलग लैंड सेटलमेंट सिस्टम्स। जैसे उस समय के बंगाल में जमींदारी सिस्टम लगाया गया, जिसमें जमींदार किसानों से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे और ऐसा ना कर पाने पर उनसे उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। इसीलिए जमींदारों का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने और अपनी जमींदारी बचाने में होता था, न कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और इरिगेशन फैसिलिटीज़ की कमी के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन करने लगी। कॉलोनियल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ने इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का बेस नहीं बनने दिया। जैसा हमने देखा, उनकी पॉलिसीज़ का दो मेन मोटिव था। पहला कि इंडिया को ब्रिटेन की मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल सप्लायर बनाना, और दूसरा इंडिया को उन इंडस्ट्रीज़ के फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का मार्केट बनाना, ताकि ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर सके। ब्रिटेन की मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के मशीन मेड्स और सस्ते प्रोडक्ट्स के सामने इंडिया की वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज सर्वाइव नहीं कर सकी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ गया। 19वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ में कुछ कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल्स सेटअप किए गए। 1907 में टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ शुगर, सीमेंट और पेपर इंडस्ट्रीज़ भी आए। लेकिन तब भी शायद ही कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज सेटअप किए गए। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो ऐसे मशीन टूल्स बनाती है जिस मशीन टूल्स की मदद से आगे किसी प्रोडक्ट्स को बनाया जा सके। कुल मिला के इंडिया की इंडस्ट्रीज का बेस भी हिल चुका था। इंडिया की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे भी ब्रिटेन का पूरा कंट्रोल था, जिसकी वजह से इंडिया का आधा फॉरेन ट्रेड ब्रिटेन के साथ ही रेस्ट्रिक्टेड था। वहीं बाकी ट्रेड कुछ कंट्रीज जैसे चाइना, श्रीलंका और ईरान के साथ अलाउड था। सुएज कनाल के खुल जाने से ब्रिटेन और इंडिया के बीच की दूरी कम हो गई और इससे अब उनके लिए इंडिया के साथ ट्रेड करना और भी आसान हो गया। भले ही इंडिया काफ़ी एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन इन एक्सपोर्ट से इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि इन पैसों को ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने वॉर और ऑफिशियल खर्चों में यूज़ करती थी। सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स भी काफ़ी ख़राब थे, जैसे 16% ओवरऑल लिटरेसी रेट, हाई मोर्टेलिटी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सटेंसिव पॉवर्टी एट्सेट्रा। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट जरूर हुए, लेकिन ये लोगों की सुविधा के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स के अपने फ़ायदे के लिए थे। जैसे रेलवेज और पोर्ट्स बनाए गए जिससे रॉ मटेरियल्स को आसानी से ब्रिटेन पहुंचाया जा सके। रोड्स बनाए गए ताकि ब्रिटिश आर्मी को देश के किसी भी कोने में जाने में आसानी हो। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के आने से ऑफिशियल्स को कम्युनिकेशन और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में आसानी हुई। इन सुविधाओं के कुछ फ़ायदे आम जनता को भी हुए, लेकिन इसका ओवरऑल बेनिफिट ब्रिटिशर्स को ही हुआ। अब जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो हमारे सामने कई चैलेंजेस थे। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में इंडिया को काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत थी। इसके अलावा गरीबी और बेरोजगारी से भी निपटना था। इकोनॉमी पे 200 सालों की गुलामी का इम्पैक्ट साफ नज़र आ रहा था। लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि 1947 में आज़ादी के समय इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। इंडिया के सामने कई चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स थे जिसे इसे ठीक करना था।
इस चैप्टर में हम इंडियन इकोनॉमी के 1950 से 1990 तक के डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है। इंडिया को इंडिपेंडेंस के बाद ये डिसाइड करना था कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया जाए। कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करने के लिए किसी भी सोसाइटी को 3 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। पहला कि कंट्री में कौन से गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएंगे, दूसरा कि वो कैसे प्रोड्यूस किए जाएंगे, मतलब ह्यूमन लेबर ज़्यादा यूज होगा या ज़्यादा मशीन्स, और तीसरा कि ये गुड्स और सर्विसेज पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किस बेसिस पे किए जाएंगे। इन क्वेश्चंस के बेसिस पे 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। तीनों इकोनॉमी इन क्वेश्चंस का अलग अलग आंसर देती है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वही गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएंगे जिसकी डिमांड हो, जिससे प्रॉफिट कमाया जा सके। अगर कार की डिमांड है तो कार, बाईसाइकिल की है तो बाईसाइकिल। लेबर और मशीन में जो ज़्यादा सस्ता होगा उसका ज़्यादा यूज होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन परचेजिंग पावर देख के की जाएगी, मतलब गुड्स से सर्विसेज उन्हें ही दी जाएगी जिनके पास इन्हें खरीदने के पैसे हों। फॉर एग्जांपल, गरीबों को सस्ते घर की ज़रूरत है, लेकिन मार्केट के सेंस में इसे डिमांड नहीं माना जाएगा क्योंकि गरीबों के पास परचेजिंग पावर नहीं है। कंट्रीज़ जैसे यूके, यूएसए 100% तो नहीं, लेकिन इनको हम कैपिटलिस्ट कंट्री कह सकते हैं। दूसरी तरफ सोशलिस्ट सोसाइटी में क्या गुड्स बनाए जाएंगे, कैसे बनाए जाएंगे और कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन ये देख के किया जाता है कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, न कि ये देखकर कि वो क्या खरीद सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है फ्री हेल्थ केयर टू ऑल द सिटीजन्स। यहाँ कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर ही होता है। कंट्रीज जैसे चाइना, क्यूबा, इन्हें हम सोशलिस्ट कैटेगरी में रख सकते हैं। लास्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें गवर्नमेंट और मार्केट दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि क्या प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। वर्ल्ड की ज़्यादातर इकोनॉमीज ऐसी ही है। अब इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में जहाँ इतनी डाइवर्सिटी हो और इतनी इनइक्वालिटी भी हो, वहाँ एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट और एक्सट्रीम सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम पॉसिबल नहीं है। इसलिए इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चुना, लेकिन सोशलिस्ट की तरफ इंक्लाइंड, जिसमें मेजर इकोनॉमिक प्लानिंग तो गवर्नमेंट करेगी, लेकिन साथ ही प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इकोनॉमी डिसाइड हो गई, अब बारी थी प्लानिंग की। एक कंट्री के रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, इसके लिए प्लान बनाया जाता है। इसके कुछ गोल्स होते हैं जिसे एक पीरियड ऑफ टाइम में अचीव करना होता है। इंडिया के केस में टाइम 5 साल का है। 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया गया जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और यहाँ से 5 ईयर प्लानिंग की शुरुआत हुई, और इसी प्लानिंग कमीशन को 2015 में बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। 5 ईयर प्लान्स के 4 गोल थे: ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। ग्रोथ का मतलब है कंट्री में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को बढ़ाना। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसका एक अच्छा इंडिकेटर है जीडीपी का बढ़ना, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बढ़ना। किसी कंट्री की बाउंड्री के अंदर एक साल में जितने गुड्स और सर्विसेज बनाए गए उसके टोटल मनी वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। जैसे 2021 में इंडिया में जितने गुड्स और सर्विसेज बने उसका टोटल मॉनेटरी वैल्यू था 3.18 लाख करोड़ $। इकोनॉमी के तीनों सेक्टर, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर, जीडीपी में जितना जितना कंट्रीब्यूट करते हैं उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमी। जैसे इंडिया के केस में अभी ये स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है ये। नेक्स्ट गोल है मॉडर्नाइजेशन, मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी जैसे न्यू मशीन्स या एग्रीकल्चर में न्यू सीड्स, इन सब का यूज करना, और इसके अलावा सोसाइटी में भी मॉडर्न चेंजेस लाना। फॉर एग्जांपल, इक्वल राइट्स फॉर बोथ वुमेन एंड मैन। सेल्फ रिलायंस का मतलब है वैसे सामान जो इंडिया में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं उसके इंपोर्ट को अवॉइड करना। फॉर एग्जांपल, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर की सिचुएशन बहुत ख़राब थी, जिसके कारण हमें ज़्यादातर फूड सप्लाईज दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ता था। यानी फूड सप्लाईज के लिए हम दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट थे, जो कि एक न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन के सोवरेनिटी के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए पहले 7 5 ईयर प्लान्स का मेन गोल था सेल्फ डिपेंडेंट बनना। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इन सब के बावजूद भी ये इंश्योर नहीं होता है कि देश में गरीबी कम हो जाएगी और लोगों की लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। इसलिए इन सब के साथ साथ इक्विटी भी जरूरी है। मतलब ऐसा ना हो कि डेवलपमेंट का फायदा सिर्फ अमीर लोगों को हो और गरीब अपने बेसिक नीड्स जैसे फूड, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ केयर ये सभी पूरा ना कर सके। अब देखते हैं कि इन गोल्स को 1950 से 1990 के बीच के 5 ईयर प्लान्स ने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड में कैसे और कितना इंप्लीमेंट किया। हमने पढ़ा था कि कॉलोनियल रूल में एग्रीकल्चर सेक्टर की सिचुएशन बहुत ख़राब थी, इसलिए इंडिपेंडेंट इंडिया में पॉलिसी मेकर्स ने इसे ठीक करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए, जिसमें से एक था लैंड रिफॉर्म एंड लैंड सीलिंग और दूसरा था ग्रीन रिवॉल्यूशन। लैंड रिफॉर्म का मतलब है लैंड की ओनरशिप चेंज करना, मतलब ज़मीन जमींदारों से लेकर किसानों में बांटना। इस लैंड टू द टिलर पॉलिसी के पीछे आइडिया ये था कि अगर किसानों के पास लैंड की ओनरशिप होगी तो वो लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे ध्यान देंगे ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। पहले लैंड के ओनर जमींदार हुआ करते थे, तो अगर किसानों की मेहनत से प्रॉफिट होता भी तो वो जमींदारों को होता। इसमें एक्चुअल टिलर का क्या फ़ायदा। एग्रीकल्चर सेक्टर में इक्विटी लाने की एक और पॉलिसी थी लैंड सीलिंग, मतलब ये फिक्स करना कि एक इंडिविजुअल के पास मैक्सिमम कितनी ज़मीन हो सकती है। इसका पर्पस था कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप को कम करना, मतलब कुछ ही लोगों के पास बहुत सारी ज़मीन और बाकी के पास कुछ भी नहीं।
इन पॉलिसीज़ का कुछ फ़ायदा तो हुआ, लेकिन बहुत लोग इसमें भी कुछ ना कुछ लूप होल निकाल के बच गए। जैसे कई ज़मींदार किसानों को भगा के ये क्लेम करने लगे कि किसान भी हम ही है। जिनके पास लिमिट से ज़्यादा ज़मीन थी वो अपने क्लोज रिलेटिव के नाम पे लैंड रजिस्टर करवाने लगे ताकि लैंड सीलिंग से किसी तरह बच जाए। केरला और वेस्ट बंगाल को छोड़ के बाकी स्टेट्स में गवर्नमेंट इन पॉलिसीज़ को लेकर ज़्यादा कमिटेड नहीं थी, इसलिए लैंड होल्डिंग में इनइक्वालिटी आज भी बहुत देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन। इसमें ट्रेडिशनल सीड की जगह HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग सीड्स का यूज किया गया, जिससे फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया, स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस। लेकिन ट्रेडिशनल सीड्स के कंपैरिजन में HYV सीड्स में फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और साथ में वाटर की रेगुलर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए ऐसे फार्मर्स जिनके पास रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटीज़ और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स खरीदने के पैसे थे, उनको इसका बेनिफिट ज़्यादा हुआ। 1960s से 1980s तक ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी इंडिया में स्प्रेड कर गया, जिससे इंडिया फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट होने में कामयाब हो गया। अब इंडिया कंट्री की फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए अमेरिका या किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहा। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बहुत फ़ायदे हुए, जैसे व्हीट और राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ और मार्केटेड सरप्लस भी इंक्रीज हुआ, जिससे मार्केट में इसका प्राइस कम हो गया। जो भी प्रोडक्शन होता है उसको फार्मर्स दो तरह से यूज करते हैं, एक तो खुद के कंजम्पशन के लिए और दूसरा मार्केट में बेचने के लिए। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वो पोर्शन जो फार्मर्स मार्केट में बेचते हैं उसे मार्केटेड सरप्लस कहते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में ग्रोथ का ज़्यादा फायदा तभी है जब मार्केटेड सरप्लस ज़्यादा हो। गवर्नमेंट फार्मर्स से सफिशिएंट फूड ग्रेन्स खरीद के स्टॉक के रूप में रखने में कामयाब हुई, जिसे फूड शॉर्टेज के समय यूज किया जा सके। इसके अलावा ग्रीन रिवॉल्यूशन में कुछ रिस्क भी थे, जैसे एक रिस्क था कि ये स्मॉल फार्मर्स और बिग फार्मर्स के बीच का डिफरेंस को और बढ़ा देगा, क्योंकि इसमें रिक्वायर्ड इनपुट जैसे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, इन सबको सिर्फ बिग फार्मर्स ही अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरा रिस्क ये था कि HYV क्रॉप्स में पेस्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो जो स्मॉल फार्मर्स इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा वो पेस्ट अटैक में सब कुछ लूज कर सकता है। लेकिन इन रिस्क को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए, जैसे स्मॉल फार्मर्स को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया गया, फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी दिया गया। इन सब की वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा बड़े किसानों के साथ साथ छोटे किसानों को भी हुआ। अब एग्रीकल्चर सब्सिडीज इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से सही है या नहीं, इसको लेकर एक डिबेट है। कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है जैसे HYV, तो स्मॉल फार्मर्स के लिए उसे अडॉप्ट करना रिस्की होता है। ऐसे में सब्सिडीज फार्मर्स को इनकरेज करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन जब वो टेक्नोलॉजी वाइडली पॉपुलर हो गई हो तो सब्सिडीज़ हटा देनी चाहिए। दूसरा कि सब्सिडीज़ फार्मर्स के बेनिफिट के लिए है, लेकिन फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ का मेजर बेनिफिट फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ को भी होता है, तो ये टारगेटेड ग्रुप को बेनिफिट नहीं पहुंचा रहा है और गवर्नमेंट के फाइनेंस पे एक बर्डन की तरह है, इसलिए इसे हटा देना चाहिए। किसी भी चीज़ का प्राइस वो चीज़ कितना अवेलेबल है इसका सिग्नल होता है। अगर कोई चीज़ बहुत कम अवेलेबल है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, और महंगी चीज़ को जो लोग यूज करते हैं तो उसे बहुत इफिशिएंट तरीके से बचा के यूज करते हैं। तो इकोनॉमिस्ट का एक पॉइंट ये भी है कि सब्सिडीज़ के कारण गुड्स की अवेलेबिलिटी कम होने के बावजूद भी प्राइस बढ़ता नहीं है, कम ही रहता है, जिससे कंज्यूमर्स के पास कोई वजह नहीं होता है कि वो इसे इफिशिएंट तरीके से यूज़ करें, जिससे फर्दर उस गुड्स से रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और कम हो जाती है। दूसरी तरफ कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है सब्सिडीज़ बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फार्मिंग अभी भी बहुत रिस्की काम है और इंडिया के अधिकतर फार्मर्स अभी भी गरीब हैं। सब्सिडीज़ के बिना वो चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए सब्सिडीज़ हटाना सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि ये इंश्योर करना सॉल्यूशन है कि इसका बेनिफिट सिर्फ पुअर फार्मर्स को ही हो। तो कुल मिलाकर लेट 1960s तक इंडिया फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो चुका था। लेकिन एक निगेटिव साइड ये है कि इवन 1990 तक भी अराउंड 65% ऑफ पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही एम्प्लॉयड था, जबकि सेम एग्रीकल्चर आउटपुट के लिए इतने लोगों की एंगेजमेंट की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि एक नेशन प्रोग्रेस तभी कर सकता है जब उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा हो, क्योंकि ये एग्रीकल्चर से ज़्यादा स्टेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है और मॉडर्नाइजेशन प्रमोट करता है। हमने पढ़ा था कि इंडिपेंडेंस के समय इंडस्ट्रीज़ का कोई खास बेस नहीं था, ज़्यादातर कॉटन या जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ही थी, इसीलिए इंडस्ट्रीज़ का बेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी था। अब इंडिपेंडेंस के टाइम जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके पास इतने कैपिटल नहीं थे कि वो कुछ खास इन्वेस्टमेंट कर सके, और जिनके पास अगर थे भी तो इंडियन मार्केट इतना बड़ा नहीं था कि वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो। इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट में गवर्नमेंट को ही मेजर रोल प्ले करना था, मतलब मेजर इंडस्ट्रीज़ का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होगा और प्राइवेट सेक्टर सपोर्टिंग रोल प्ले करेगा। इसी गोल के बेस पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 अडॉप्ट किया गया। इस रिजोल्यूशन ने इंडस्ट्रीज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट कैटेगरी में वो इंडस्ट्रीज जिसे एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट ओन करेगी। सेकेंड कैटेगरी में वो इंडस्ट्री जिसमें प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट के एफर्ट्स को सपोर्ट कर सकती है, लेकिन कोई नई यूनिट नहीं स्टार्ट कर सकती, वो गवर्नमेंट के हाथ में ही होगा। तीसरी कैटेगरी में वो रिमेनिंग इंडस्ट्री जो प्राइवेट सेक्टर के अंडर रहेगा, लेकिन इसमें भी लाइसेंस सिस्टम की वजह से गवर्नमेंट का ही कंट्रोल था। बिना गवर्नमेंट से लाइसेंस लिए कोई नई इंडस्ट्रीज नहीं स्टार्ट की जा सकती थी।
जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन थे वहाँ इंडस्ट्रीज खोलने के लिए लाइसेंस इजीली मिल जाता था और साथ ही गवर्नमेंट ऐसे यूनिट्स को टैक्स बेनिफिट, लो रेट इलेक्ट्रिसिटी ये सब भी प्रोवाइड करती थी ताकि रीजनल इक्वालिटी प्रमोट हो, क्योंकि अब ऐसे तो कोई बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहेगा। 1955 में विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी, जिसे करवे कमेटी भी कहते हैं, उसने ये नोट किया कि रूरल डेवलपमेंट के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को यूज़ किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि कौन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है। 1950 में जिस इंडस्ट्रीज़ का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 5 लाख था उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कहते थे। अभी ये अमाउंट 1 करोड़ है। ये देखा गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से ज़्यादा लेबर यूज होते हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होता है। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से कम्पीट नहीं कर पाती है। इनकी डेवलपमेंट के लिए जरूरी था कि इन्हें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से बचाया जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व कर दिया। मतलब सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही उसे बना सकती है। इसके अलावा कुछ और छूट दिए गए, जैसे लोअर इंटरेस्ट रेट पे बैंक लोन और लोअर एक्साइज ड्यूटी। किसी गुड्स के प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड पॉलिसी, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड पॉलिसी। पहले 7 5 ईयर प्लान्स में इंडिया की जो ट्रेड पॉलिसी थी वो थे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब इंपोर्ट ना करके डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देना ताकि इंडिया की इंडस्ट्रीज ग्रो कर सके। इसके लिए गवर्नमेंट का काम था डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचाना, क्योंकि ऑब्वियसली डेवलप्ड कंट्रीज के प्रोडक्ट्स के सामने इंडियन प्रोडक्ट्स टिक ही नहीं पाती, तो इंडस्ट्रीज ग्रो कैसे होती। प्रोटेक्शन 2 तरीके से दिया गया, टैरिफ्स और कोटा। टैरिफ वो टैक्स होता है जो इंपोर्टेड गुड्स पे लगाया जाता है। गवर्नमेंट ने टैरिफ बढ़ा दिया जिससे इंपोर्टेड गुड्स का प्राइस हाई हो गया, और कितना क्वांटिटी ऑफ गुड्स इंपोर्ट किया जा सकता है ये कोटा भी फिक्स कर दिया। ऐसा माना गया कि अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन दिया जाएगा तो टाइम के साथ वो कम्पीट करना भी सीख जाएंगे। मिड 1980s तक एक्सपोर्ट के प्रमोशन पे भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया। फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स के दौरान इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ काफ़ी इंप्रेसिव था। इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, जो कि डेवलपमेंट का एक अच्छा इंडिकेटर होता है, उसमें भी ग्रोथ हुआ। जहां इंडस्ट्रीज पहले सिर्फ कॉटन और जूट टेक्सटाइल तक ही सीमित थी, 1990 तक काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो चुकी थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के प्रमोशन से वैसे लोग जिनके पास बड़े इंडस्ट्रीज स्टार्ट करने जितने पैसे नहीं थे वो भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे। फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन मिलने से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट में भी काफ़ी हेल्प हुई। हमने देखा कि इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ में पब्लिक सेक्टर ने मेजर रोल प्ले किया, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। उनका कहना है कि बहुत ऐसे गुड्स और सर्विसेज हैं जो प्राइवेट सेक्टर को दिए जा सकते हैं, फिर भी गवर्नमेंट उसे अपने अंडर रखती है, जिससे कोई कंपटीशन नहीं होता है और गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती है। जैसे टेलीकम्युनिकेशन सर्विस गवर्नमेंट के अंडर थी, जिसके कारण लेट 1990s तक टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए लंबा वेट करना पड़ता था। बहुत पब्लिक सेक्टर फर्म्स ह्यूज लॉस में चल रहे थे, जिससे इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रहा था। लाइसेंस सिस्टम की वजह से इंडस्ट्रीज एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। फॉरेन कंपटीशन को रोकने से फायदा से ज़्यादा नुकसान होने लगा। नुकसान ये कि इंडियन प्रोड्यूसर का कोई कंपटीशन नहीं था। उन्हें पता था कि जो वो बनाएंगे लोगों को वही खरीदना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट हाई प्राइस पे बेच सकते हैं तो वो क्वालिटी इंप्रूव करने का क्यों सोचेंगे। इसीलिए कंपटीशन इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जिसके कारण इकोनॉमिस्ट्स ने पॉलिसी में चेंज करने की मांग की, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट था कि 1991 में गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया, जो कि LPG मॉडल पे बेस्ड था, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पे बेस्ड था। LPG और फर्दर डेवलपमेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने 1950 से 1990 तक के डेवलपमेंट को पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि उस दौरान जो पॉलिसीज लाई गई उससे ग्रोथ और डेवलपमेंट उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, और वही कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि आज़ादी के समय इंडिया की जो कंडीशन थी उससे अगर कंपेयर करें तो उस बीच काफ़ी डेवलपमेंट हुई। फूड सिक्योरिटी इंश्योर हुआ और इंडस्ट्रीज भी डाइवर्सिफाइड हुई। इस चैप्टर में हम 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को समझेंगे। अब 1991 में इंडिया में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, जिसके बाद फाइनली गवर्नमेंट को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ी। पहले इकोनॉमिक क्राइसिस के बैकग्राउंड को समझते हैं। कह सकते हैं कि 1980s में गवर्नमेंट इंडियन इकोनॉमी को ठीक से मैनेज नहीं कर पाई और वहीं से इस क्राइसिस का ओरिजिन हुआ। हमें पता है कि गवर्नमेंट को अलग अलग पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये फंड्स आते हैं फॉर एग्जांपल टैक्सेस से और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज से, मतलब गवर्नमेंट के अंडर जो कंपनीज हैं उनसे। जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा होता है तो उसे डेफिसिट कहते हैं। गवर्नमेंट इन डेफिसिट को पूरा करने के लिए लोन लेती है, या तो बैंक से, या देश के लोगों से, या किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो उस दौरान गवर्नमेंट के खर्चे तो बहुत थे, लेकिन उतनी आमदनी नहीं हो रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, इन सब को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे डेवलपमेंट पॉलिसीज चला रही थी। उनको रोका भी नहीं जा सकता था क्योंकि वो भी ज़रूरी था।
टैक्सेज और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज से उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। इसके अलावा वॉर्स 1962 में पाकिस्तान से, 1965 में चाइना से, 1971 में फिर पाकिस्तान से, इन सब वॉर की वजह से डिफेंस सेक्टर में भी काफ़ी पैसा खर्च हो रहा था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हमने दूसरे कंट्रीज़ और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो करके मेंटेन किया था, वो भी कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज होने लगा। ना ही गवर्नमेंट इन खर्चों को कम कर पा रही थी और ना ही एक्सपोर्ट बढ़ाने पे खास ध्यान दे रही थी। अब पहले ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के कंसेप्ट को समझते हैं। हर कंट्री की सेंट्रल बैंक, मतलब इंडिया के केस में RBI, वैसे करेंसी जो ग्लोबल मार्केट में इजीली एक्सेप्टेबल है, मतलब कोई भी कंट्री उस करेंसी में ट्रेड करने के लिए तैयार हो, जैसे US डॉलर, जापानीज येन, यूरो, ये सब करेंसीज अपने पास रखती है। इसका यूज किया जाता है जब हम कुछ इंपोर्ट करते हैं तो उसके पेमेंट में। और ये करेंसीज हमारे पास कैसे आती है? तो गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने से। अब वापस 1980s के सिचुएशन पे आते हैं। सिचुएशन को समझिए। गवर्नमेंट के खर्चे बहुत थे, इनकम कुछ हो नहीं रहा था। गवर्नमेंट ने जो बाहर से लोन ले रखा था उसका इंटरेस्ट तक पे नहीं कर पा रही थी। पेट्रोल या और भी दूसरे इंपॉर्टेंट आइटम्स जो इंडिया में अवेलेबल नहीं थे उसे इंपोर्ट भी करना था, उसके लिए भी पैसे चाहिए। एक्सपोर्ट कुछ खास था नहीं जिससे कुछ मदद मिले। नतीजा ये हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतना कम हो गया कि हम सिर्फ 2 हफ्ते तक और इंपोर्ट कर सकते थे। ऐसे सिचुएशन में कोई भी कंट्री या इंटरनेशनल फंडर इंडिया को लोन देने के लिए भी तैयार नहीं था। अंत में इंडिया ने इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मतलब वर्ल्ड बैंक, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को अप्रोच किया और उनसे $7 बिलियन का लोन लिया। लोन इस कंडीशन पे दिया गया कि इंडिया अपनी इकोनॉमी को ओपन करेगा, मतलब प्राइवेट सेक्टर पे जो रेस्ट्रिक्शंस है उसे हटाएगा, गवर्नमेंट के रोल को कम करेगा और इंटरनेशनल ट्रेड पे जो हाई टैरिफ और फिक्स कोटा जैसे रेस्ट्रिक्शंस है उसे भी हटाएगा। इंडिया इन कंडीशंस को माना और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस किया, जिसमें फोकस ये था कि इकोनॉमी में एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनाया जाए और इंडस्ट्रीज के ग्रोथ में जो बैरियर्स है उसको हटाया जाए। इन पॉलिसीज को 2 ग्रुप में बांटा गया, स्टेबलाइजेशन मेजर्स और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। स्टेबलाइजेशन मेजर्स में शॉर्ट टर्म चेंजेस थे जिससे सिचुएशन थोड़ा स्टेबल हो जाए, जैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो कुछ गड़बड़ी थी उसको ठीक करना। कंट्रीज अपने सारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रिकॉर्ड मेंटेन करती है, उसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। दूसरी तरफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में लॉन्ग टर्म चेंजेस पे फोकस किया गया, जैसे इकोनॉमी की एफिशिएंसी को बढ़ाना, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट डेवलप करना। सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को हम 3 कैटेगरीज में पढ़ते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का सिंपल मतलब है रेस्ट्रिक्शंस को हटा देना या कम कर देना। जैसे लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि प्राइवेट सेक्टर पे काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस थी। फॉर एग्जांपल, इंडस्ट्रीज खोलने के लिए उन्हें गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी में इन रेस्ट्रिक्शंस को हटाया गया और इकोनॉमी को सबके लिए ओपन किया गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज में क्या क्या चेंजेस किए गए उसको देखते हैं। डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। पहले अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर को कोई फर्म खोलनी हो या बंद करनी हो या ये डिसाइड करना हो कि कितना गुड्स प्रोड्यूस होगा, इन सब के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती थी। लेकिन अब कुछ प्रोडक्ट कैटेगरी जैसे अल्कोहल, सिगरेट, मेडिसिन, हैजर्डस केमिकल्स, इन सब को छोड़ के बाकी सबसे ये परमिशन वाला सिस्टम हटा दिया गया। पहले बहुत ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो सिर्फ गवर्नमेंट ही ओपन कर सकती थी, प्राइवेट सेक्टर नहीं। अब सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन और रेलवे ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इन 3 से रिलेटेड इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट के लिए रिजर्व रखा गया। बाकी में प्राइवेट सेक्टर भी आ सकती है। पहले कुछ ऐसे गुड्स थे जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व थे, मतलब सिर्फ वही उसे बना सकते हैं। इसे भी रिफॉर्म के बाद हटा दिया गया। गुड्स का प्राइस कितना होगा ये फिक्स करने पे भी गवर्नमेंट का ही कंट्रोल था। लेकिन अब अधिकतर इंडस्ट्रीज को मार्केट के अकॉर्डिंग प्राइस फिक्स करने की परमिशन दे दी गई। अब क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होगी और सबके बीच कंपटीशन होगा तो प्राइस ऑटोमेटिकली सही रहेगा। नेक्स्ट, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म हुआ। फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज। तो इंडिया में इन सबको RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। जैसे बैंक अपने पास कितना पैसा रख सकता है, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, या किस सेक्टर को बैंक कितना लोन दे सकता है। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म का मेन फोकस ये था कि RBI को रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बनाना, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर को बिना RBI से कंसल्ट करे खुद से भी कुछ डिसीजन लेने दिया जाएगा। जब तक बैंक अकाउंट होल्डर और नेशन के इंटरेस्ट में काम कर रहा है तब तक RBI बिना मतलब इंटरवीन नहीं करेगा। रिफॉर्म के कारण काफी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एस्टेब्लिश किए गए, जो कि पहले काफी मुश्किल था। प्राइवेट बैंक्स के खुलने से गवर्नमेंट बैंक्स भी अच्छे से काम करने लगे क्योंकि उनके लिए भी कंपटीशन बढ़ गया। कुछ कंडीशन फुलफिल करने पे बैंकों को बिना RBI से पूछे नए ब्रांच खोलने की भी परमिशन दी गई। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब इंडिया के बाहर की कंपनीज, इनको इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करना अलाउ कर दिया गया। इससे फायदा ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा पैसा इंडियन इकोनॉमी में आया और बैंक्स या कंपनीज के लिए कैपिटल रेज करना यानी लोन लेना आसान हो गया। टैक्सेस में भी रिफॉर्म किए गए। टैक्सेस 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो जो हम गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करते हैं, जैसे इनकम टैक्स जो हमारी इनकम पे हम टैक्स देते हैं, या कॉर्पोरेशन टैक्स जो कंपनीज अपने प्रॉफिट पे टैक्स देती है। 1991 से इन टैक्सेस के रेट को भी कम किया गया क्योंकि ऐसा माना गया कि ज़्यादा इनकम टैक्स होने के कारण ही लोग टैक्स की चोरी करते हैं, और अगर टैक्स रेट मॉडरेट होगा तो लोग टैक्स भरेंगे और गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ेगी। दूसरा टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्सेस
जो किसी गुड्स या सर्विसेज पे लगाया जाता है। ये हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं तब हम ये टैक्स पे करते हैं और गवर्नमेंट उस गुड्स या सर्विसेज सेल करने वाले से टैक्स कलेक्ट करती है। इसके भी रेट को कम किया गया और प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया। जैसे 2016 में गवर्नमेंट GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेके आई, जो अलग अलग टैक्स को हटाकर वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट पे बेचता। फॉरेन एक्सचेंज में भी रिफॉर्म किया गया। हमने देखा था कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सही नहीं था, मतलब इंपोर्ट तो बहुत था लेकिन एक्सपोर्ट नहीं था, जिसके कारण फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बहुत कम हो गया था। तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इंडियन रुपी को डिवैल्यू किया गया, मतलब वैल्यू कम किया गया। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज 70 इंडियन रुपीज़ $1 के बराबर है, तो अगर किसी दूसरे कंट्री को हमारा 70 रुपीज़ का सामान चाहिए तो उसे $1 पे करना पड़ेगा। और अगर हमारे करेंसी की वैल्यू कम हो जाए, मतलब $1 बराबर 70 से 80 कर दिया जाए, तो सेम 70 रुपीज़ के प्रोडक्ट के लिए उन्हें $1 से कम पे करना होगा। और जब उन्हें ट्रेड सस्ता लगेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इसीलिए एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए करेंसी को डिवैल्यू किया गया। पहले ये एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट फिक्स करती थी, लेकिन रिफॉर्म के बाद ये मार्केट के अकॉर्डिंग यानी डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग डिसाइड होने लगा। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में भी रिफॉर्म किया गया। जैसे पहले इंपोर्ट्स पे काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस थे, जैसे टैक्स बहुत हाई था, क्वांटिटी फिक्स था कि इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। इन सबको धीरे धीरे हटाया गया ताकि इंडिया की लोकल इंडस्ट्रीज़ का कंपटीशन बढ़े और वो अपनी इफिशियंसी पे ध्यान दे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे। हैज़ार्डस एंड इन्वायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज़, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, इनको छोड़ के बाकी सबसे इंपोर्ट लाइसेंसिंग का सिस्टम हटा दिया गया। एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता था उसे भी हटाया गया ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले और इंडियन प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में भी कम्पीट करें। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन। इसका सिंपल मतलब है गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेट कंपनी में बदल देना। ऐसा गवर्नमेंट ने 2 तरीके से किया। पहला कि गवर्नमेंट पूरी कंपनी ही बेच दे, और दूसरा ओनरशिप ट्रांसफ़र करके। किसी कंपनी में 50% से ज़्यादा जिसका स्टेक होता है वो ओनर होता है। मतलब अगर किसी कंपनी में 70% स्टेक गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट 30% स्टेक बेच दे, तो गवर्नमेंट के पास बचे 40% और 60% प्राइवेट के, तो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई और वो कंपनी प्राइवेट हो गई। जब गवर्नमेंट अपने स्टेक को बेच के कम करती है तो उसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अगर गवर्नमेंट ने 5% स्टेक बेच दिया तो कहेंगे डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ 5%। प्राइवेटाइजेशन का पर्पस ये था कि कंपनीज मॉडर्नाइज हो सके और इफिशियंट तरीके से काम करें। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि एक कंट्री की इकोनॉमी या कल्चर का पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी या कल्चर से जुड़ जाना। फॉर एग्जांपल, आज हर कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है तो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मतलब दूर किसी कंट्री में क्या चल रहा है उसका इफेक्ट हमारी कंट्री पे भी पड़ता है। अमेरिका में कौन इलेक्शन जीतेगा इसका इंडिया की पॉलिटिक्स पे भी असर होता है। तो ग्लोबलाइजेशन बाउंड्रीज को खत्म करता है और एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनाता है। ग्लोबलाइजेशन का ही एक इंपॉर्टेंट आउटकम है आउटसोर्सिंग। इसमें कंपनीज अपने रेगुलर सर्विस के लिए दूसरे कंट्रीज के लोगों को हायर करती हैं। इसी को आउटसोर्सिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यूएस की कोई कंपनी है, उसे अपने कस्टमर के लिए कॉल सेंटर खोलना है तो वो इंडिया में खोलेगी, क्योंकि यहाँ उसे अपनी कंट्री के कंपैरिजन में कॉस्ट कम पड़ेगा। इससे इंडिया को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उनका काम सस्ते में हो जाएगा। ऐसे और भी काम हो सकते हैं, जैसे बैंकिंग सर्विसेज, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, वीडियो एडिटिंग। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से आज आउटसोर्सिंग और भी आसान हो गया है। इंडिया की भी बहुत ऐसी कंपनीज है जो अलग अलग देशों में मौजूद है। फॉर एग्जांपल, टाटा स्टील 26 देशों में ऑपरेट कर रही है और 50 देशों में सेल करती है और वर्ल्ड की टॉप 10 स्टील कंपनीज में से एक है। इन ग्लोबल ट्रेड में रूल्स एंड रेगुलेशंस को एडमिनिस्टर करता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ GATT, जिसको 1948 में बनाया गया था, उसको रिप्लेस करके 1995 में WTO को बनाया गया। इसका काम है इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, अपने मेंबर कंट्रीज को इंटरनेशनल मार्केट का एक्सेस देना, वर्ल्ड के रिसोर्सेज का सही से यूज हो ये इंश्योर करना और ऐसे ट्रेडिंग रूल्स बनाना ताकि कोई मनमाने तरीके से काम ना कर सके। इंडिया भी WTO का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है और ग्लोबल रूल्स बनाने में और डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट को प्रमोट करने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि इंडिया WTO का मेंबर है, इसका कोई खास यूज नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड डेवलप्ड कंट्रीज के बीच होता है। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, इनको फोर्स किया गया कि वो अपने मार्केट को थोड़ा ओपन करे और डेवलप्ड कंट्रीज को मार्केट का एक्सेस दे, लेकिन रिटर्न में उनको डेवलप्ड कंट्रीज के मार्केट का एक्सेस नहीं दिया गया। ये सारे रिफॉर्म 1991 में लाए गए थे। तो अब देखते हैं कि इन 3 डेकेड में इन रिफॉर्म्स का क्या आउटकम रहा है। इस टेबल को देखिए, इसमें GDP ग्रोथ परसेंटेज दिया गया है। रिफॉर्म के बाद पहले 2 डेकेड में ओवरऑल GDP बहुत तेजी से ग्रो हुआ। 1980 से 1991 के बीच 5.6% ग्रोथ रेट था, जो 2007 से 12 के बीच 8.2% हो गया। लेकिन इसी पीरियड में अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें तो ग्रोथ रेट कम हुआ है।
2012-13 में सिर्फ 1.5% का ग्रोथ रेट और 14-15 में तो ग्रोथ रेट निगेटिव में चला गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ग्रोथ रेट ऊपर नीचे होते रहा है, लेकिन सर्विस सेक्टर में कंटिन्यूअस ग्रोथ रेट देखने को मिला है। मतलब ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सर्विस सेक्टर का बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा इकोनॉमी ओपन होने से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ। 91 में $100 मिलियन से बढ़कर 17-18 में $30 बिलियन हो गया और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $6 बिलियन से बढ़कर 2018-19 में $413 बिलियन हो गया। अभी की बात करें तो ये $600 बिलियन के आसपास है। 1991 से इंडिया को ऑटो पार्ट, आईटी सॉफ्टवेयर, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल गुड्स इन सब का सक्सेसफुल एक्सपोर्टर के रूप में देखा जाने लगा। दूसरी तरफ रिफॉर्म को काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया कि ये एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड बेसिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करता है। स्कॉलर्स कहते हैं कि भले ही जीडीपी ग्रोथ रेट रिफॉर्म पीरियड में काफ़ी इंक्रीज हुआ, लेकिन उस ग्रोथ से कंट्री में सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ। एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म का उतना बेनिफिट नहीं हुआ। इसमें हम देख सकते हैं कि ग्रोथ रेट लगातार कम हो रहा था। उसका कारण था कि इरिगेशन, पावर सप्लाई, रोड्स, मार्केट से लिंकेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सब पे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया गया। इसके अलावा फर्टिलाइजर सब्सिडीज हटने से फार्मर्स के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, जिससे जो स्मॉल फार्मर्स थे वो काफ़ी इफेक्ट हुए। इंपोर्ट पे भी रेस्ट्रिक्शंस हटा दिया गया, जिससे इंडियन फार्मर्स के लिए इंटरनेशनल कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज के कारण फार्मर्स इंडियन मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है उसको छोड़कर वैसी चीज़ प्रोड्यूस करने लगे जिसकी एक्सपोर्ट में डिमांड है। मतलब फूड ग्रेन्स की जगह कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करने लगे ताकि प्रॉफिट ज़्यादा हो, लेकिन इससे फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी कम होने लगी और प्राइस राइज होने लगा। इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस हटने से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का भी कंपटीशन बहुत बढ़ गया। इंपोर्टेड गुड्स काफ़ी सस्ते थे, जिसके कारण डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो गई, जिससे इंडस्ट्रीज की ग्रोथ पे नेगेटिव इम्पैक्ट। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया ने इन इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिया, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएसए, इंडिया, चाइना जैसी कंट्रीज से इंपोर्ट पे कोटा रेस्ट्रिक्शंस को नहीं हटाया। मतलब वो तो यहाँ आके अपना प्रोडक्ट बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के सेल कर सकते हैं, लेकिन हम वहाँ कितना सेल करेंगे वो क्वांटिटी फिक्स है। हर साल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट फिक्स करती है। मतलब पब्लिक सेक्टर का कितना पार्ट प्राइवेट सेक्टर को बेचा जाएगा ये फिक्स करती है। जैसे 2017-18 में 1 लाख करोड़ के एसेट का टारगेट था और गवर्नमेंट ने 1,57 करोड़ के एसेट को सेल किया। क्रिटिक्स का कहना है कि यहाँ प्रॉब्लम ये है कि पैसों की कमी की वजह से गवर्नमेंट कम प्राइस पे ही एसेट्स को सेल कर देती है, जिससे गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान हुआ है। डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता भी है तो गवर्नमेंट उसे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के डेवलपमेंट के बजाय अपने किसी और स्कीम या पॉलिसी में यूज कर लेती है। रिफॉर्म पीरियड में टैक्स को कम किया गया था ताकि लोग टैक्स की चोरी ना करें और गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टैरिफ हटा दिया गया तो उधर से जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता था वो भी बंद हो गया। गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी टैक्स में छूट दे रही थी ताकि वो इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे। तो कुल मिला के गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कम हुआ, जिससे गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर पे जो खर्च कर रही थी वो भी कम हो गया। तो कंक्लूजन ये है कि ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट रहा है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से डेवलपिंग कंट्रीज के इकोनॉमी को ओवरऑल फायदा हुआ है, हाई टेक्नोलॉजी आई और ग्लोबल मार्केट का एक्सेस मिला। और वहीं दूसरी तरफ कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि ग्लोबलाइजेशन डेवलप्ड कंट्रीज की स्ट्रेटेजी है ताकि वो अपने मार्केट को दूसरे कंट्रीज में एक्सपेंड कर सके। मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन ने कंट्रीज के बीच और लोगों के बीच इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को बढ़ा दिया है। मतलब अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब। किसी भी काम को एफिशिएंट तरीके से करने के लिए हमारे पास उस काम से रिलेटेड ट्रेनिंग या स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर दो किसान बराबर साइज के जमीन पे खेती कर रहे हैं, एक के पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी और टेक्निक का अच्छा नॉलेज है और दूसरा अनएजुकेटेड है, तो ऑब्वियसली पहले वाला किसान सेम अमाउंट ऑफ लैंड से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा और इस तरह वो कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में भी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो इस चैप्टर में हम इसी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट जैसे ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। सिंपल टर्म्स में हमारे पास जो भी स्किल्स, नॉलेज या एबिलिटी या किसी फील्ड में एक्सपर्टीज होता है जिससे हम कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं, वही ह्यूमन कैपिटल है। इसके लिए हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर हमें उसका बेनिफिट होता है। जैसे लोगों का एक ग्रुप है, ये ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन अगर इनको एजुकेट किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, इनके हेल्थ पे ध्यान दिया जाए, तो यही ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा और कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा। इससे पता लगता है कि किसी कंट्री के लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेस्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स क्या है, मतलब कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। तो पहला और सबसे मेन सोर्स है इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। जैसे कोई कंपनी किसी मशीन या टेक्नोलॉजी में पैसा लगाती है ताकि फ्यूचर में आउटपुट ज़्यादा हो, उसी तरह हम एजुकेशन पे खर्च करते हैं ताकि फ्यूचर में ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकें।
अब कौन ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है, एक सिक पर्सन या एक हेल्दी पर्सन? ऑब्वियसली हेल्दी पर्सन ज़्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव होगा। इसीलिए इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। हेल्थ में इन्वेस्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। प्रिवेंटिव मेडिसिन मतलब किसी बीमारी को होने से पहले रोकना, जैसे वैक्सीनेशन। क्यूरेटिव मेडिसिन मतलब बीमार होने के बाद उसे क्योर करना। और सोशल मेडिसिन मतलब हेल्थ के बारे में लोगों को लिटरेट करना और अवेयर करना। इसके अलावा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन यानी साफ सफाई पे भी खर्च करना। अगला सोर्स है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। कोई भी कंपनी अपने वर्कर्स को जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग देती है, जिसके लिए वो पैसे खर्च करती है, मतलब इन्वेस्टमेंट करती है। ये भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक सोर्स है। इसका बेनिफिट ये होता है कि वर्कर्स ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और कंपनी अच्छे से काम कर पाती है और ग्रो कर पाती है। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट भी करते हैं। माइग्रेशन में आने जाने का खर्च लगता है, नई जगह या नई कंट्री में रहने का खर्च लगता है, नई सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट में अडेप्ट करना होता है। तो ये सब इन्वेस्टमेंट है और इसका बेनिफिट है हायर सैलरीज। तो माइग्रेशन पे खर्च करना भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक सोर्स है। इसके अलावा किस तरह के जॉब में क्या लेवल ऑफ सैलरीज है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किस कॉस्ट पे और क्या एम्प्लॉयबल स्किल प्रोवाइड कर रहा है, इन सब के इन्फॉर्मेशन के लिए भी लोग पैसे खर्च करते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन इसलिए जरूरी है ताकि लोग सही डिसीजन ले सके कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन एक्वायर करने में जो खर्च होता है वो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स है। तो हमने 5 सोर्स के बारे में पढ़ा: इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन और इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू लेबर एंड अदर मार्केट। अब कैपिटल के एक और फॉर्म फिजिकल कैपिटल से ह्यूमन कैपिटल को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। कोई कंपनी प्रोडक्शन में जो मशीन्स, टूल्स या इक्विपमेंट यूज करती है वो उनका फिजिकल कैपिटल है, और इस प्रोडक्शन में जो स्किल्स, एबिलिटी या नॉलेज यूज हुआ वो ह्यूमन कैपिटल है। ऐसे ही इस वीडियो को बनाने में जो बुक, मोबाइल, लैपटॉप, माइक एटसेट्रा यूज हुआ वो फिजिकल कैपिटल है, और इसमें जो मेरा स्किल और नॉलेज यूज हुआ वो ह्यूमन कैपिटल है। फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन मेनली एक इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोसेस है, और ये ओनर के कॉन्शियस डिसीजन का आउटकम है। मतलब फॉर एग्जांपल कंपनी के मालिक को कोई मशीन खरीदनी है तो वो इन्वेस्टमेंट से पहले सब कुछ कैलकुलेट करेगा कि कौन सा मशीन सही है, इससे कंपनी को कितना फायदा होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा या नहीं, तब जाके डिसीजन लेगा। लेकिन ह्यूमन कैपिटल के मेजर पार्ट का फॉर्मेशन किसी के लाइफ में तभी हो जाता है जब वो ये डिसाइड करने के लिए कैपेबल ही नहीं है कि इससे फ्यूचर में उसकी अर्निंग बढ़ेगी या नहीं। जैसे बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा, उसको क्या हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलेगी, ये उसके पेरेंट्स या बहुत हद तक वो कैसी सोसाइटी, कैसे इन्वायरमेंट में रहता है, इससे डिसाइड होगा। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पार्टली सोशल प्रोसेस है और पार्टली ओनर का कॉन्शियस डिसीजन है। इसके अलावा कुछ और बेसिक डिफरेंसेस है, जैसे फिजिकल कैपिटल को ओनर से सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल को ओनर से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल बस एक फिजिकल कैपिटल है, तो जो उसका ओनर है वो किसी और को भी बस चलाने के लिए रख सकता है या बस को मार्केट में बेच भी सकता है। लेकिन ड्राइवर के पास जो ड्राइविंग स्किल है, मतलब ह्यूमन कैपिटल है, उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता है, सिर्फ उसकी सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। दोनों ही कैपिटल टाइम के साथ डिप्रिशिएट करता है, मतलब इसका वैल्यू कम होता है, लेकिन दोनों के डिप्रिशिएशन में थोड़ा अंतर है। फिजिकल कैपिटल टाइम के साथ खराब होता है और न्यू टेक्नोलॉजी के आने से आउटडेटेड भी हो जाता है, और ह्यूमन कैपिटल एज के साथ डिप्रिशिएट करता है। लेकिन हेल्थ और एजुकेशन के कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट से इसे काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है और न्यू टेक्नोलॉजी में अडेप्ट भी किया जा सकता है। फिजिकल कैपिटल सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट क्रिएट करता है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल ओनर के साथ साथ सोसाइटी को भी बेनिफिट देता है। एक एजुकेटेड और हेल्दी पर्सन हमेशा अपनी सोसाइटी और कंट्री के डेवलपमेंट में बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ के कंसेप्ट को समझते हैं। किसी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है उसका नेशनल इनकम यानी जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, और जीडीपी तब इंक्रीज होगा जब लोगों की अर्निंग बढ़ेगी, और अर्निंग तब बढ़ेगी जब लोग प्रोडक्टिव होंगे। और हमने देखा कि एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, जॉब मार्केट इन्फॉर्मेशन, इन सब में इन्वेस्टमेंट करने से लोगों की प्रोडक्टिविटी और इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ती है। मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेस्ट करने से कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। लेकिन ये कहना कि ह्यूमन कैपिटल बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ही, ये उतना क्लियर नहीं है, क्योंकि जनरली कोई भी डेटा क्वांटिटी कितना इंक्रीज हुआ ये तो बता सकता है, लेकिन क्वालिटी नहीं बता सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एजुकेशन सेक्टर में ईयर ऑफ स्कूलिंग, एनरोलमेंट रेट ये सब इंक्रीज भी हो रहा है, तो इससे ये नहीं पता चलेगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, और अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो स्टूडेंट्स उतने प्रोडक्टिव नहीं होंगे और उनकी अर्निंग इंक्रीज नहीं होगी। इसलिए बहुत डेवलपिंग कंट्रीज में देखा गया है कि ह्यूमन कैपिटल इंडिकेटर्स में तो बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ, लेकिन रियल पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय में उतनी तेजी से ग्रोथ नहीं हुआ। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसके इंडिकेटर हमेशा एग्जैक्ट पिक्चर दिखाएं ये जरूरी नहीं है। इंडिया भी काफ़ी पहले ये समझ गया था कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री में ह्यूमन कैपिटल का कितना इंपॉर्टेंस है। अगर इनको अच्छे से एजुकेट और ट्रेन किया जाए तो यही बड़ी पॉपुलेशन कंट्री के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि कैसे ओवर द डेकेड्स कंट्री के लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये सब इंप्रूव हुआ है, और रियल पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हुआ है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहता है कि वर्ल्ड में नॉलेज की रिक्वायरमेंट बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है।
फॉर एग्जाम्पल मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब टेक्नोलॉजी के कारण आने वाले समय में बहुत सारे अनस्किल्ड जॉब्स में मशीन यूज होने लगेगा और नए तरह के स्किल्स की डिमांड होगी, मेनली मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस से रिलेटेड। क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन और नेचुरल रिसोर्स डिप्लेशन के कारण जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसे टैकल करने के लिए भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली क्लाइमेट साइंस, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की फील्ड में। इसीलिए इंडिया, जो कि आने वाले समय में वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम ह्यूमन कैपिटल में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें और खुद को एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में ट्रांसफर कर सकें। नेक्स्ट, अब ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के डिफरेंस को समझते हैं। दोनों सेम ही साउंड करता है लेकिन सेम है नहीं। ह्यूमन कैपिटल का मेन फोकस होता है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना। मतलब ह्यूमन कैपिटल के व्यू से अगर देखें तो अगर एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट किया गया और उससे गुड्स या सर्विसेज का आउटपुट इंक्रीज नहीं हुआ तो वो इन्वेस्टमेंट अनप्रोडक्टिव है। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट के व्यू में बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर उससे लेबर प्रोडक्टिविटी नहीं भी बढ़ेगी तो कोई बात नहीं, बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ केयर हर इंडिविजुअल का राइट है। अब देखते हैं कि इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या कंडीशन है। हमने देखा कि ये सब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स है और इनमें से एजुकेशन और हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम एजुकेशन सेक्टर को एनालाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल है कि एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की क्या जरूरत है। इसका एक कारण यह है कि एजुकेशन और हेल्थ ऐसी चीज है जिसका बेनिफिट इंडिविजुअल के साथ साथ सोसाइटी को भी होता है। इसलिए इन सेक्टर्स में प्राइवेट और पब्लिक दोनों इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते हैं। प्राइवेट स्कूल या हॉस्पिटल भी है और गवर्नमेंट स्कूल या हॉस्पिटल भी है। दूसरा कि एजुकेशन और हेल्थ केयर का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए होता है और इसे आसानी से रिवर्स नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को एक बार ऐसे स्कूल या हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाए जहां अच्छी सर्विस नहीं दी जा रही है, तो जब तक उसको वहां से हटाकर अच्छे जगह शिफ्ट किया जाएगा काफी नुकसान हो चुका होगा। और हर इंडिविजुअल के पास इतना नॉलेज भी नहीं होता है कि किस कॉस्ट पे कैसी क्वालिटी ऑफ सर्विस मिलनी चाहिए, जिस कारण प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करने लगते हैं। आज भी प्राइवेट स्कूल्स या हॉस्पिटल के चार्जेस कितने ज्यादा होते हैं ये सबको पता है। तो यहाँ गवर्नमेंट का रोल है ये इंश्योर करना कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एक रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस प्रोवाइड करें और कॉस्ट भी सही रखें। एजुकेशन सेक्टर में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और हेल्थ सेक्टर में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने अपने सेक्टर में इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा इंडिया में अभी भी बहुत से लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं और वो एजुकेशन और हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बेसिक एजुकेशन और हेल्थ केयर सभी का राइट है तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिजर्विंग सिटीजन्स को ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे। एजुकेशन पे गवर्नमेंट कितना खर्च करती है ये वो 2 तरीके से बताती है। एक कि गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर का कितना परसेंटेज एजुकेशन पे खर्च हो रहा है और दूसरा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना परसेंटेज एजुकेशन पे खर्च हो रहा है। पहले से ये पता लगता है कि गवर्नमेंट अपने स्कीम्स में एजुकेशन को कितना इंपॉर्टेंस दे रही है और दूसरे से पता लगता है कि किसी कंट्री में लोगों के इनकम का कितना परसेंटेज एजुकेशन के डेवलपमेंट में जा रहा है। ओवर द ईयर्स ये दोनों नंबर्स ओवरऑल इंक्रीज ही हुआ है। इंडिया में स्टेट्स के बीच में भी एजुकेशन स्टेटस और अपॉर्चुनिटी का बहुत अंतर है और उसका रीजन है कि हर स्टेट एजुकेशन पे कितना खर्च करता है उसमें बहुत डिफरेंस है। जैसे 2014-15 के डेटा के हिसाब से हिमाचल प्रदेश का पर पर्सन पर ईयर एजुकेशन पे 34,651 रुपये खर्च कर रहा था। वहीं बिहार जैसे स्टेट में ये नंबर सिर्फ 4,088 था। अलग अलग कमेटी ने रिकमेंड किया है कि हमें एजुकेशन पे कितना खर्च करना चाहिए। जैसे 1964-66 में एजुकेशन कमीशन ने रिकमेंड किया कि हमें कम से कम जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए, लेकिन करंट में देखो तो ये 2.9% है। 1999 में तपस मजुमदार कमेटी ने ये अनुमान लगाया कि सभी 6 से 14 साल के बच्चे को एजुकेशन देने के लिए हमें अगले 10 साल में लगभग 1.37 लाख करोड़ रुपए खर्च करना होगा। 2009 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिससे 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन उनका फंडामेंटल राइट बन गया। इसके अलावा गवर्नमेंट 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगाती है। सेस एक तरह का टैक्स होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है और उसी के लिए यूज भी किया जाता है। हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को लोन भी प्रोवाइड करती है। इन सब चीज़ों का फायदा भी हुआ। एजुकेशनल अचीवमेंट्स को जनरली हम अलग अलग लिटरेसी रेट्स में मेजर करते हैं, जैसे मेल एडल्ट लिटरेसी रेट, फीमेल एडल्ट लिटरेसी रेट, 15 से 24 एज की पॉपुलेशन यानी यूथ लिटरेसी रेट। तो ओवर द डेकेड्स इन सब के नंबर्स भी इंप्रूव हुए हैं। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो एजुकेशन फॉर ऑल अचीव करना अभी भी बहुत दूर है। आज भी इंडिया में उतने लोग इलिटरेट है जितनी आज़ादी के समय इंडिया की पॉपुलेशन थी। जेंडर इक्विटी पहले से बेहतर हुआ है, मतलब मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट का डिफरेंस कम हुआ है, लेकिन अभी वुमेन एजुकेशन को और प्रमोट करने की जरूरत है, क्योंकि इससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो होगा ही, साथ ही सोसाइटी में वुमेन का स्टेटस इंप्रूव होगा, फर्टिलिटी रेट पे इम्पैक्ट पड़ेगा और वुमेन और चिल्ड्रन के हेल्थ पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा हायर एजुकेशन यानी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इनको और प्रमोट करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत कम लोग हायर एजुकेशन तक कंटिन्यू कर पाते हैं।
लेटेस्ट 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग सिर्फ 8% इंडियंस ग्रेजुएटेड है। दूसरा ये कि इवन ग्रेजुएटेड लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। एनएसएसओ के 2011-12 डेटा के अकॉर्डिंग रूरल एरियाज में वैसे लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन या उससे ज्यादा पढ़ा है उनमें से 19% अनएम्प्लॉयड है और यही अर्बन एरियाज में 16% है। और रूरल वुमेन के केस में तो ये रेट 30% है। लेकिन अर्बन और रूरल एरियाज में जो प्राइमरी लेवल तक पढ़ा यूथ है उनमें से सिर्फ 3 to 6% ही अनएम्प्लॉयड है। इसका एक कारण ये हो सकता है कि जनरली हायर एजुकेशन के बाद लोग इनफॉर्मल जॉब मतलब लेबर, स्ट्रीट वेंडर, कंस्ट्रक्शन वर्कर ये सब काम नहीं करना चाहते हैं और उनको फिक्स्ड सैलरी वाला कोई डिसेंट जॉब मिलता नहीं है, क्योंकि या तो उनमें स्किल्स नहीं है या उतने जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट को हायर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के स्टैंडर्ड को भी इंप्रूव करना चाहिए ताकि वो स्टूडेंट्स में ऐसे स्किल्स डेवलप करवा सकें जिसकी जॉब्स में रिक्वायरमेंट है। तो कंक्लूजन ये है कि इंडिया के पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत है, बस जरूरी है कि सोसाइटी के हर ग्रुप को क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर और ट्रेनिंग दी जाए ताकि उसका यूटिलाइजेशन हो, जिससे कंट्री इकोनॉमिकली भी ग्रो करे और सोसाइटी में इक्विटी भी आए। हमें पता है कि इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है और उसमें भी खासकर रूरल एरियाज में जहां मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड है एग्रीकल्चर। इंडिया की 2/3 से भी ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर उतना प्रोडक्टिव नहीं हुआ है कि इतने लोगों के लिए सफिशिएंट हो। इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया का रियल डेवलपमेंट तब होगा जब विलेज डेवलपमेंट यानी रूरल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। तो इस चैप्टर में हम रूरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पिछले चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। पहले समझते हैं कि रूरल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। इसका मतलब है रूरल एरियाज के वैसे चीजों पे फोकस करना जिससे वहाँ की इकोनॉमी का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, जैसे ह्यूमन रिसोर्स मतलब एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्किल्स, इन सब का डेवलपमेंट जिसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, रोड कनेक्टिविटी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सब पे ध्यान देना। जो गरीब है उनकी लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करना और उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज देना। इन सब का बेसिकली मतलब है कि ऐसे स्टेप्स लेना जिससे वहाँ के रिसोर्सेज का सही से यूज हो और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। लोग सिर्फ फार्मिंग तक ही सीमित ना रहे बल्कि नॉन फार्म एक्टिविटीज की भी अपॉर्चुनिटीज उनके पास हो, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल के लिए आलू से चिप्स बनाना, ये फूड प्रोसेसिंग है। तो अब हम रूरल इंडिया के कुछ क्रूशियल एस्पेक्ट्स जैसे क्रेडिट एंड मार्केटिंग सिस्टम, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज। क्रेडिट मतलब लोन या फाइनेंशियल सपोर्ट और मार्केटिंग मतलब प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स के लिए इजीली अवेलेबल कराना। क्रेडिट की रिक्वायरमेंट क्यों है? सपोज अगर आज कोई किसान अनाज बोएगा तो प्रोडक्शन के बाद जब वो उसको सेल करेगा तब उससे इनकम होगी, तो ये टाइम काफी लंबा होता है। तो इस बीच फर्टिलाइजर्स, सीड्स, मशीन्स या और भी फैमिली एक्सपेंसेस जैसे मैरिज, डेथ या कोई फेस्टिवल, इन सब के लिए किसान को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। अब किसान गरीब है तो जाहिर सी बात है उसके पास इतनी सेविंग्स तो होगी नहीं। पहले जो बड़े मनी लेंडर यानी साहूकार होते थे वो गरीब किसानों का खूब शोषण करते थे, हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देते थे और गरीब किसान उसको चुका नहीं पाता था, फिर लोन लेता था। ऐसे करते करते वो एक डेट ट्रैप में फंस जाता था। मेजर चेंज आया 1969 में जब इंडिया ने रूरल एरियाज में क्रेडिट नीड को पूरा करने के लिए सोशल बैंकिंग और मल्टी एजेंसी अप्रोच को अडॉप्ट किया। सोशल बैंकिंग का मतलब ऐसा बैंकिंग अप्रोच जिसमें सोसाइटी और कम्युनिटी के वेलफेयर पे फोकस किया जाए, न कि सिर्फ प्रॉफिट पे। और मल्टी एजेंसी अप्रोच मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जैसे कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज सब एक साथ काम करेगी ताकि रूरल एरियाज में लोगों के लिए लोन लेना आसान हो सके। 1982 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड को सेटअप किया गया, जो पूरे रूरल बैंकिंग सेक्टर का हेड होता है और उनको रेगुलेट करता है। रूरल बैंकिंग सेक्टर में आता है कमर्शियल बैंक्स जैसे SBI, HDFC, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। इन सब का काम है रूरल एरियाज में सस्ते रेट पे लोन देना। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का भी बहुत बड़ा रोल है। नाम से ही पता लगता है खुद के हेल्प के लिए कोई ग्रुप है। इसमें गांव के ही 10-20 लोग अपना एक ग्रुप बनाते हैं, जनरली वुमेन, और रेगुलरली थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करते हैं और जब ग्रुप में किसी मेंबर को जरूरत हो तो उसे लोन देते हैं। इसे माइक्रो फाइनेंसिंग या माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम कहते हैं। बैंक से लोन लेने के केस में कुछ कोलेट्रल यानी सिक्योरिटी रखना होता है, लेकिन SHG के केस में ऐसा नहीं है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है। कुटुंब श्री केरल का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसका मेन फोकस है पॉवर्टी रिडक्शन और ये काफी सक्सेसफुल है। रूरल बैंकिंग इंप्रूव होने से बहुत फायदा हुआ, जैसे किसानों के लिए लोन लेना आसान हुआ, फार्म प्रोडक्शन, इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुआ। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी है। कमर्शियल बैंक्स को छोड़ के बाकी बैंक्स डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का कल्चर डेवलप नहीं कर पाया। बैंक कैसे काम करता है? हम पैसा डिपॉजिट करते हैं जिस पे बैंक हमें इंटरेस्ट देता है और वही पैसा बैंक दूसरों को लोन देता है और उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो बैंक को अच्छे से फंक्शन करने के लिए जरूरी है कि
डिपॉजिट ज़्यादा हो और लोग टाइम से लोन वापस करें। इसी को डिपॉजिट मोबिलाइजेशन कहते हैं। रूरल एरियाज में लोग लॉन्ग टर्म सेविंग्स उतनी नहीं करते हैं, जिससे डिपॉजिट कम होता है। और एग्रीकल्चर लोन में डिफॉल्ट का रेट भी बहुत हाई है, जिसका कारण है कि एग्रीकल्चर मेनली मानसून पे डिपेंडेंट होता है। अगर मानसून सही नहीं है तो फसल अच्छा नहीं होता है और किसान लोन वापस नहीं कर पाता है। लोन बहुत ज़्यादा होने पर कई बार गवर्नमेंट को लोन माफ भी करना पड़ जाता है, इससे बैंक को काफ़ी लॉस होता है। इसका सॉल्यूशन ये सजेस्ट किया जाता है कि बैंक को सिर्फ लोन देने पे नहीं बल्कि बोरोवर के साथ अच्छा रिलेशन बनाने पे भी ध्यान देना चाहिए। फार्मर्स में हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एफिशिएंट तरीके से यूज करने की आदत भी डेवलप करवानी होगी। हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट का मतलब होता है अर्निंग से कम खर्च करना और सेव करना। नेक्स्ट अब एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम को समझते हैं। कोई भी प्रोडक्ट, फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये कैसे अलग अलग जगह पहुंचेगा ये मार्केट सिस्टम पे डिपेंड करता है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में आता है असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब। इंडिपेंडेंस से पहले जब किसान ट्रेडर्स को अपनी उपज बेचते थे तो उनको बहुत दिक्कत होती थी। जैसे ट्रेडर्स कभी वेट करने में तो कभी अकाउंट्स में कुछ जानबूझकर गड़बड़ी कर देता था। किसान को मार्केट प्राइस का नॉलेज नहीं होता था, जिससे उन्हें अक्सर कम दामों पे ही बेचना पड़ जाता था। स्टोरेज की फैसिलिटी थी नहीं उनके पास कि वो अभी न बेचकर बाद में सही दाम पे बेच सके। अभी भी 10% से ज़्यादा फार्म प्रोड्यूस प्रॉपर स्टोरेज नहीं होने के कारण वेस्ट हो जाता है। मार्केटिंग इंप्रूव करने के लिए 4 स्टेप्स लिए गए। पहला कि रूरल मार्केट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए ताकि प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी आए। दूसरा कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जैसे रोड्स, रेलवेज, वेयर हाउसेज, गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेज, इन सबको इम्प्रूव किया गया। हालांकि अभी भी इसमें बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तीसरा है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। इसमें बहुत सारे फार्मर्स एक साथ मिलकर अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की मार्केटिंग करते हैं। इससे छोटे फार्मर्स को एक मार्केट मिल जाता है, उन्हें कॉस्ट भी कम पड़ता है और वो ट्रेडर के साथ बार्गेन भी कर सकते हैं, जिससे सही दाम मिल जाता है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग का सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है अमूल। ये इंडिया के लाखों डेयरी फार्मर्स का एक कोऑपरेटिव है और इंडिया को वर्ल्ड का हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बनाने में इसका बड़ा योगदान है। फोर्थ है कुछ पॉलिसीज जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करना, जिससे फार्मर की इनकम एश्योर हो, व्हीट और राइस का बफर स्टॉक मेंटेन करना और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू फूड ग्रेन्स को गरीब लोगों में बांटना। होता यह है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसानों से एमएसपी पे अनाज खरीदता है, ज्यादातर व्हीट और राइस, उसे स्टोर करता है और पीडीएस के थ्रू गरीब लोगों में सब्सिडाइज रेट पे 2-3 रुपए पर केजी पे बांटता है। एग्रीकल्चर मार्केट में गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से काफी फायदा हुआ है, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर फार्मर्स ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल फार्मिंग करें और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत कम हो तो उससे किसानों की इनकम बढ़ेगी और काफी फायदा होगा उन्हें। कमर्शियलाइजेशन ऑफ फार्मिंग का मतलब है फार्मिंग को एक बिजनेस बनाना, सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं बल्कि ऐसे क्रॉप जिसकी मार्केट में डिमांड है उसको उगाना ताकि प्रॉफिट ज्यादा हो। कमर्शियल क्रॉप्स का एग्जाम्पल जैसे शुगर केन, कॉटन, जूट। और दूसरा आर्ग्यूमेंट यह है कि स्मॉल फार्मर्स के बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी जरूरी है। मार्केट का एक ऑल्टरनेट ये है कि अगर फार्मर्स ट्रेडर्स और होलसेलर को नहीं बल्कि डायरेक्ट कंज्यूमर को अपना सामान बेचें तो उससे उनकी इनकम इंक्रीज होगी। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का अपनी मंडी और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का रायथू बाजार इसका अच्छा एग्जाम्पल है। आजकल बड़ी कंपनीज भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे डायरेक्ट फार्मर्स से डील करती है और उन्हें जैसी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए उसकी डिमांड करती है और फार्मर्स को सीड्स और इनपुट्स भी प्रोवाइड करती है। हालांकि कंपनीज जनरली बड़े फार्मर्स को ही कॉन्टैक्ट करती है, छोटे फार्मर्स को इसका कितना फायदा होता है इस पे अभी भी सवाल है। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। रूरल एरियाज में बहुत लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है सभी लोग एक ही तरह के काम पे डिपेंडेंट ना हो। ये 2 तरीके से हो सकता है। पहला कि क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज आए, मतलब सिर्फ व्हीट और राइस नहीं बल्कि और भी दूसरे क्रॉप्स की फार्मिंग हो। और दूसरा कि एग्रीकल्चर ऑलरेडी बहुत क्राउडेड सेक्टर है तो लोग पोल्ट्री, फिशरीज या दूसरे नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्रीज, टूरिज्म, इन सब पे शिफ्ट करें। एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन फार्मर्स में काफी कॉमन है। अक्सर किसान फार्मिंग के साथ साथ गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी ये सब पालते हैं। इससे उनका एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता है। 1951 से 2016 के बीच इंडियन डेयरी सेक्टर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। इस बीच मिल्क प्रोडक्शन लगभग 10 गुना ज्यादा बढ़ गया, जिसका श्रेय जाता है ऑपरेशन फ्लड को, जिसे व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। ये एक डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था जिसमें मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव बना के एक साथ मार्केटिंग और सेलिंग करते थे। इसी टाइम का एक एग्जाम्पल हमने देखा था अमूल। फिशरीज भी इंडिया में काफी डेवलप हुआ है। जीडीपी में 0.9% कंट्रीब्यूशन फिश प्रोडक्शन का है और स्टेट्स जैसे वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र ये सब मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। लेकिन अभी इस सेक्टर में बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है क्योंकि इसमें अधिकतर फैमिलीज बहुत गरीब है, अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है और लिटरेसी रेट भी बहुत कम है, जिस कारण से ये दूसरे सेक्टर में शिफ्ट भी नहीं हो सकते हैं। तो इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी है कि और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाया जाए ताकि क्रेडिट की प्रॉब्लम ना हो और इनकम भी बढ़े। इसके अलावा ओवर फिशिंग भी एक कंसर्न है क्योंकि इससे मरीन इकोसिस्टम नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। एक और सेक्टर है हॉर्टिकल्चर। फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल प्लांट्स, स्पाइसेस, इन सब के कल्टीवेशन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ये जीडीपी में लगभग 6% कंट्रीब्यूट करता है। इस सेक्टर को और इम्प्रूव करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करना होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, कोल्ड स्टोरेज, मार्केट से लिंकेज, इन सब में इन्वेस्ट करना होगा।
इन सब के अलावा IT सेक्टर भी डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प कर सकता है, जैसे क्लाइमेट और वेदर प्रेडिक्शन में। ई-कॉमर्स और ऑनलाइन मार्केटप्लेस की मदद से फार्मर्स को बड़े मार्केट से जोड़ा जा सकता है। ड्रोन, सेंसर, डेटा एनालिसिस, इन सब का यूज़ किया जा सकता है। इस सबसे रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो IT सेक्टर भी डेवलपमेंट में काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स बहुत यूज होता है, जो बहुत हार्मफुल है। इससे सॉइल की क्वालिटी खराब होती है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होता है, और वही फूड जब हम खाते हैं तो हमारे लिए भी हानिकारक है। इसलिए ऐसे टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो इको फ्रेंडली हो, और ऐसा ही एक टेक्नोलॉजी है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें केमिकल्स न यूज करके नेचुरल फर्टिलाइजर यूज होता है, जैसे गाय का गोबर। तो इससे फूड प्रोडक्शन भी हो गया और एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं हुआ, इसीलिए ये सस्टेनेबल भी है। इसके और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे ऑर्गेनिक क्रॉप्स की एक्सपोर्ट में डिमांड अच्छी होती है, तो वहाँ से इनकम भी अच्छी होती है। कन्वेंशनल क्रॉप के कंपैरिजन में इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज्यादा होता है, मतलब ये ज्यादा हेल्दी होता है। इसमें लेबर ज्यादा यूज होता है, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। लेकिन इन सब के लिए जरूरी है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए पॉलिसी बनाई जाए, फार्मर्स को इसके बारे में अवेयर किया जाए और उन्हें इस नए टेक्नोलॉजी में अडेप्ट करने में हेल्प किया जाए। अब इतने बेनिफिट्स है तो कुछ डिमेरिट्स भी है, जैसे इनिशियल ईयर्स में ऑर्गेनिक फार्मिंग कन्वेंशनल फार्मिंग के कंपैरिजन में कॉस्टली भी है और क्रॉप भी कम प्रोड्यूस करता है, तो स्मॉल फार्मर्स को इसमें अडेप्ट करने में दिक्कत हो सकती है। दूसरा कि ऑर्गेनिक प्रोड्यूस में प्रिजर्वेटिव्स यूज नहीं होता है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन प्रिजर्वेटिव्स नहीं होने से वो जल्दी खराब हो जाता है। तो कंक्लूजन ये है कि रूरल इंडिया तभी डेवलप होगा जब कुछ बड़े चेंजेस किए जाएंगे। क्रेडिट एंड मार्केटिंग सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। ऐसी पॉलिसीज बनानी होगी जो फार्मर्स के इंटरेस्ट में हो। रूरल पॉपुलेशन के एम्प्लॉयमेंट में डाइवर्सिटी लानी होगी, मतलब एग्रीकल्चर से नॉन फार्म एक्टिविटीज पे शिफ्ट करना होगा। और इन सब डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना होगा, ताकि ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वहाँ एम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है, क्योंकि जब लोगों के पास जॉब होगा तभी उनकी लिविंग कंडीशन इंप्रूव होगी और गरीबी दूर होगी। तो इस चैप्टर में हम एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स को समझेंगे, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, वर्कफोर्स क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट अर्निंग के लिए तो जरूरी है ही, इसके अलावा इससे एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन और सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट भी मिलता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एम्प्लॉयड है तो मतलब वो कंट्री की डेवलपमेंट में एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है और उन लोगों की जरूरतें भी पूरी कर रहा है जो उस पर डिपेंडेंट हैं, जैसे फैमिली मेंबर्स। और हमारे लिए वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम कंट्री में एम्प्लॉयमेंट के नेचर को और कंडीशन को समझ सकें। कौन सी इंडस्ट्रीज या सेक्टर में ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है, किसमें कम है, वुमेन या मार्जिनलाइज्ड सेक्शन में एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, चाइल्ड लेबर कितना है। हमें इन सब चीजों का एक आइडिया लगता है और इसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग या पॉलिसीज बना सकते हैं। अब है कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और वर्कर किसे कहते हैं। किसी कंट्री के बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसके टोटल मनी वैल्यू को GDP कहते हैं। और जब इसमें हम फॉरेन ट्रांजैक्शन को भी कंसीडर करते हैं, मतलब हमने एक्सपोर्ट करके जो कमाया उसको ऐड करते हैं और इंपोर्ट के लिए जो पे किया उसको माइनस करते हैं, तो इसे कहते हैं GNP, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो हर वो एक्टिविटी जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट करता है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, और हर वो व्यक्ति जो इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है वो वर्कर कहलाता है। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पूरे साल काम होता है, कुछ ऐसे जिनके पास सिर्फ कुछ महीने ही काम होता है, जैसे खेतों में काम करने वाले मजदूर। जब प्लांटेशन या हार्वेस्टिंग का महीना होता है तो उनके पास काम होता है, बाकी समय नहीं होता है। बहुत ऐसे वर्कर्स हैं जिनको उनके काम का सही दाम नहीं मिलता है और बहुत अनएम्प्लॉयड है और जॉब ढूंढ रहे हैं। 2017-18 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 471 मिलियन लोग वर्कफोर्स का पार्ट है। वर्कफोर्स मतलब 15 या 15 साल से ज्यादा का हर वो व्यक्ति जो एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है और काम ढूंढ रहा है। मतलब टेक्निकली अगर कोई एम्प्लॉयड नहीं है और जॉब भी नहीं ढूंढ रहा है, सपोज किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है या अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहा है, तो ना तो वो अनएम्प्लॉयड है और ना ही वर्कफोर्स का पार्ट है। अब चूंकि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है, इसलिए रूरल एरिया में वर्कफोर्स भी ज्यादा है। इस 471 मिलियन वर्कर्स का लगभग 2/3 रूरल वर्कर्स है। और अगर जेंडर के बेसिस पे देखें तो 77% मेल वर्कर्स हैं और बाकी फीमेल वर्कफोर्स को अगर रूरल और अर्बन में डिवाइड करें तो रूरल वर्कफोर्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन सिर्फ 1/4 है और अर्बन वर्कफोर्स में तो उससे भी कम, सिर्फ 1/5 पार्टिसिपेशन है। ये नंबर कम होने का एक कारण यह है कि जनरली वुमेन घर का काम करती हैं और इसके लिए उन्हें पे नहीं किया जाता है। अब चूंकि पे नहीं किया जाता है तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के कैटेगरी में नहीं आता है और इसलिए ऐसी वुमेन पॉपुलेशन को वर्कफोर्स में इंक्लूड ही नहीं किया गया है। हालांकि बहुत इकोनॉमिस्ट का कहना है कि इनको भी वर्कफोर्स में इंक्लूड करना चाहिए। कंट्री के एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को एनालाइज करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है वर्कर और टोटल पॉपुलेशन का रेशियो। मतलब अगर इंडिया के केस में ये परसेंटेज निकालना हो तो इंडिया के जो टोटल वर्कर्स हैं उनको इंडिया की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ वर्कफोर्स और वर्कर में कंफ्यूजन हो सकता है। वर्कफोर्स या लेबर फोर्स में जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं वो तो है ही और वो भी लोग इंक्लूडेड हैं जो एक्टिवली जॉब खोज रहे हैं, लेकिन वर्कर्स में सिर्फ वही इंक्लूडेड है जो एम्प्लॉयड है। इस चार्ट में 2017-18 में इंडिया का वर्कर्स टू पॉपुलेशन रेशियो क्या था वो दिखाया गया है। रूरल एरियाज में 35% पॉपुलेशन ऐसा है जो एम्प्लॉयड है
लेकिन यही नंबर अर्बन एरियाज में 33.9% है। इसका कारण है कि गांव में जनरली एम्प्लॉयमेंट का बहुत लिमिटेड ऑप्शन होता है। बहुत लोग स्कूल या कॉलेज नहीं जाते हैं, या अगर जाते भी हैं तो बीच में ही छोड़ देते हैं, और क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती है तो जो जॉब मिल जाता है वो कर लेते हैं। दूसरी तरफ अर्बन एरियाज में जॉब के ऑप्शंस बहुत है, इसलिए लोग अपनी स्टडी पे, स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और जब उन्हें अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सूटेबल जॉब मिलता है तब जॉब करते हैं। तो इसीलिए ये नंबर कम है। अगर जेंडर बेसिस पे कंपेयर करें तो फीमेल के केस में भी ये रेशियो बहुत कम है। ओवरऑल सिर्फ 16.5% वुमेन एम्प्लॉयड है। इसका एक कारण है कि जिस फैमिली में मेन ज्यादा ठीक ठाक अर्न करता है वहाँ जनरली वुमेन को जॉब करने के लिए इनकरेज नहीं किया जाता है। इसके अलावा बहुत से घरेलू काम जो औरतें करती है उसे प्रोडक्टिव वर्क की डिफिनेशन में इंक्लूड ही नहीं किया गया है। इस नैरो डेफिनेशन की वजह से वुमेन के काम को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता है, जबकि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत क्रूशियल है। अब वर्कर्स टू पॉपुलेशन रेशियो एम्प्लॉयमेंट की क्वांटिटी तो बताता है, लेकिन उस एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी कैसी है ये पता नहीं चलता है। इसके लिए हमें वर्कर्स के जॉब का स्टेटस और कंडीशन को देखना होगा। एग्जांपल के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के 3 अलग अलग वर्कर को लेते हैं। एक सीमेंट शॉप ओनर है, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, और एक किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का सिविल इंजीनियर है। तीनों का जॉब स्टेटस एक दूसरे से अलग है, और इसलिए इन्हें नाम भी अलग अलग दिया गया है। जब किसी का अपना कुछ छोटा बड़ा बिजनेस हो, या बेसिकली वो किसी के अंडर सैलरी पे काम नहीं कर रहा हो, खुद के लिए काम करता हो, तो उसे सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। तो यहाँ सीमेंट शॉप ओनर सेल्फ एम्प्लॉयड है। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है उसे कैजुअल वेज लेबरर कहा जाता है। इनको किसी इंडिविजुअल या कंपनी के द्वारा हायर किया जाता है, लेकिन इनके पास रेगुलर जॉब नहीं रहता है, मतलब कभी है कभी नहीं है। न इनका जॉब परमानेंट होता है, और न इनको जो पेमेंट दिया जाता है वो फिक्स होता है। तीसरा जो सिविल इंजीनियर है उसे भी कंपनी ने हायर किया है, लेकिन इन्हें रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज कहा जाता है, क्योंकि इनका जॉब परमानेंट है और इन्हें रेगुलर सैलरी दी जाती है। इंडिया के वर्कफोर्स को अगर इस कैटेगरी में डिवाइड करें तो लगभग 52% सेल्फ एम्प्लॉयड है, 25% कैजुअल वेज लेबरर्स हैं, और 23% रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज है। अर्बन के कंपैरिजन में रूरल एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयड और कैजुअल लेबरर्स ज्यादा है, क्योंकि गांव में बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अपनी जमीन होती है जिसपे वो खेती करते हैं, तो ये भी सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में ही आ गया। शहर में क्योंकि अलग अलग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ सैलरीड जॉब मिलने का चांस ज्यादा होता है, इसलिए वहाँ रेगुलर सैलरी वाले लोग ज्यादा है। जब शुरू में किसी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो लोग एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल जॉब की तरफ शिफ्ट होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही होती है, और जब सर्विस सेक्टर ग्रो करने लगता है तो ज्यादा इंप्लॉयमेंट सर्विस सेक्टर में देखने को मिलता है। इस शिफ्ट को समझने के लिए सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम जनरली 8 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज एंड सर्विसेज। सिंप्लिसिटी के लिए इन 8 को भी 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर। इस टेबल में 2017-18 का डेटा दिया गया है कि किस सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड थे। मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स के लिए प्राइमरी सेक्टर मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था। 40 to 45% प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे थे, सेकेंडरी सेक्टर में लगभग 24% और सर्विस सेक्टर में लगभग 31%। ऑब्वियसली रूरल एरियाज में प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, और अर्बन एरियाज में सर्विस सेक्टर में ज्यादा लोग इन्वॉल्व है। एक और नोटिस करने वाली बात यह है कि प्राइमरी सेक्टर में वुमेन का पार्टिसिपेशन मेन से बहुत ज्यादा है, और बाकी सेक्टर में बहुत कम। ऐसा इसलिए क्योंकि जनरली वुमेन को बाकी सेक्टर्स में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, लैक ऑफ एजुकेशन, स्किल्स और भी कई सारे फैक्टर्स है, तो ये भी एक कंसर्न है। शुरू के चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि इंडिया अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए कैसे अलग अलग पॉलिसीज को अडॉप्ट किया, जैसे 5 ईयर प्लान्स और एलपीजी रिफॉर्म्स। यहाँ हम 2 डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को देखेंगे कि ओवर द ईयर्स उसमें क्या चेंज आया है। एक जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और दूसरा ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब क्रिएशन कितना हो रहा है। इस चार्ट में 2 लाइन है। ऊपर वाली लाइन में दिखाया गया है कि 1950 से 2010 तक ओवर द ईयर्स कंट्री की जीडीपी में कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ है, और नीचे वाली लाइन से पता चलता है कि एम्प्लॉयमेंट में कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ है। तो जीडीपी में तो ओवरऑल ग्रोथ अच्छा दिखा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में 2% से ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है। लेट 1990s के फेज में देखें तो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट 0.98% और जीडीपी ग्रोथ रेट 6.1%। यहाँ 0.28% और जीडीपी 8.7%। तो इस फेज में ये गैप बढ़ता हुआ दिखता है। इसका मतलब है हम गुड्स और सर्विसेज तो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे, जिससे जीडीपी तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उतना जनरेट नहीं हो रहा था। इसे जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। ऐसा होने का एक कारण है प्रोडक्शन में लेबर की जगह मशीन का यूज होना। मशीन से प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा, लेकिन क्योंकि इसमें लेबर की रिक्वायरमेंट कम होती है तो एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं बढ़ेगा। 1972 से 2018 का एक और डेटा यहाँ दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि एम्प्लॉयमेंट के स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया है। मतलब 3 सेक्टर हमने पढ़ा था, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर, और 3 जॉब स्टेटस भी हमने पढ़ा था, सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय और कैजुअल वेज लेबरर्स। तो इसके कंपोजिशन में कैसे कैसे चेंज आया है उसको देखते हैं। इंडिया में मेजर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन का सोर्स ऑफ इनकम है एग्रीकल्चर। तो एक जनरल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी होता है कि एग्रीकल्चर पे जो लोग डिपेंडेंट है उसके प्रोपोर्शन को कम किया जाए और लोग बाकी सेक्टर में भी जाए। तो डेटा के अकॉर्डिंग 1972-73 में लगभग 74% ऑफ वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट था। ये 2017-18 में घटकर 45% के आसपास आ गया, जिसका मतलब है वर्कफोर्स बाकी 2 सेक्टर यानी सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर में शिफ्ट कर गया, जो कि डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से एक अच्छी चीज है।
अगर जॉब स्टेटस के डेटा को देखें तो 1972 में भी ज़्यादातर वर्कफोर्स सेल्फ एम्प्लॉयड था और 2018 में भी ज़्यादातर वर्कफोर्स सेल्फ एम्प्लॉयड है। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ का भी परसेंटेज ओवरऑल इंक्रीज हुआ है, लेकिन 1972 से 94 के बीच देखा गया कि सेल्फ एम्प्लॉयड और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ का परसेंटेज कम हो रहा है और कैजुअल वेज लेबरर्स का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। इस शिफ्ट को कहते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ऑब्वियसली ये एक अच्छा साइन नहीं है। कैजुअल वर्कर्स ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं क्योंकि उनके पास न तो जॉब सिक्योरिटी है और न ही रेगुलर इनकम है। नेक्स्ट है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। वर्कर्स को जॉब से क्या बेनिफिट मिलता है, जॉब सिक्योरिटी है या नहीं, वो गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंडर आता है या नहीं, इस सब के बेसिस पे वर्कफोर्स को दो सेक्टर में डिवाइड किया गया है, फॉर्मल या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और दूसरा इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में आ गए सारे पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट और वैसे प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट जहां कम से कम 10 वर्कर्स हो, मतलब बेसिकली कोई बड़ा प्राइवेट सेक्टर बिजनेस। इनके अलावा बाकी सब है इनफॉर्मल सेक्टर। इसमें आ गए स्ट्रीट वेंडर, फार्मर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स के पास जॉब सिक्योरिटी होता है, प्रॉपर लीव मिलता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे पेंशन वगैरह मिलता है, ग्रेच्युटी, हेल्थ इंश्योरेंस और भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में ये बेनिफिट्स नहीं होते हैं और इनकम भी कम होती है। जब कंट्री की इकोनॉमी ग्रो होती है और डेवलपमेंट होता है तो कहा जाता है कि वर्कफोर्स इनफॉर्मल से फॉर्मल सेक्टर की तरफ शिफ्ट होता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब है टोटल वर्कफोर्स में इनफॉर्मल सेक्टर का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा हो जाए या तेजी से बढ़ने लगे। 2011-12 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 473 मिलियन वर्कर्स थे, जिसमें से सिर्फ 30 मिलियन वर्कर्स फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड थे, यानी सिर्फ 6%। बाकी 94% इनफॉर्मल सेक्टर में। जेंडर वाइज देखें तो फॉर्मल सेक्टर में इस 30 मिलियन में से 20% फीमेल वर्कर्स थी और इनफॉर्मल सेक्टर में 30% फीमेल वर्कर्स थी। तो मतलब वुमेन का पार्टिसिपेशन फॉर्मल के कंपैरिजन में इनफॉर्मल में ज़्यादा है। लेट 1990 से बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ये समझ गया कि फॉर्मल सेक्टर में बहुत इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो अब इनफॉर्मल सेक्टर पे फोकस करने लगे कि इनको ही इंप्रूव किया जाए। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जिससे इनफॉर्मल सेक्टर को मॉडर्नाइज किया जाए, टेक्नोलॉजी का यूज हो और वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिया जाए। लास्ट टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। लोग अलग अलग तरीके से जॉब ढूंढते हैं। कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के थ्रू जॉब ढूंढता है, कोई ऑफिसेज या फैक्ट्रीज में अपना बायोडाटा सबमिट करता है, कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस में खुद को रजिस्टर कराता है ताकि कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज आए तो पता चले। शहरों में कुछ ऐसे एरियाज भी होते हैं जहाँ कैजुअल लेबर्स इस तरह बैठे रहते हैं इस इंतजार में कि उस दिन के लिए कुछ काम मिल जाए। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करता है ऐसा सिचुएशन जिसमें लोग अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं लेकिन किसी भी तरीके से एक्टिवली काम ढूंढ रहे हैं। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति आधे दिन में 1 घंटे का भी काम नहीं ढूंढ पा रहा है तो वो अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा हमें 3 सोर्स से मिलता है। रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया यानी जनगणना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग का डेटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। भले ही ये तीनों अनएम्प्लॉयमेंट का अलग अलग एस्टिमेट देते हैं लेकिन ये जरूर बताते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का कारण क्या है और कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट के क्या अलग अलग टाइप है। अनएम्प्लॉयमेंट अलग अलग तरह का होता है। यहाँ 3 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस किया गया है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जब अनएम्प्लॉयमेंट क्लियरली विजिबल हो, कोई काम करना चाहता है और कर भी सकता है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है। दूसरा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड का मतलब होता है छिपा हुआ या जिसको पहचाना ना जा सके। तो सपोज किसी काम को अच्छे से करने के लिए 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है लेकिन उसमें 5 लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ ऐसे तो 5 लोग एम्प्लॉयड दिख रहे हैं लेकिन इनमें से 3 लोग डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड है। इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में ये अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जहाँ फैमिली के सारे मेंबर्स एक छोटी सी जमीन पे खेती करने में एंगेज रहते हैं जबकि रिक्वायरमेंट कम लोगों की ही होती है। तीसरा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें लोगों को साल में कुछ स्पेसिफिक पीरियड में ही एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जैसे रेनी सीजन में लोगों को खेतों में काम मिलता है और जैसे ही सीजन खत्म हो जाता है लोग शहरों में काम ढूंढने चले जाते हैं क्योंकि गांव में और जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ये अनएम्प्लॉयमेंट भी इंडिया में बहुत कॉमन है। स्कॉलर्स कहते हैं कि इंडिया में कोई लंबे समय तक कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकता है क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हो जाती है कि मजबूरी में वो ऐसे काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है जो नॉर्मल कंडीशन में कोई सोचेगा भी नहीं, चाहे वो माइंस या फैक्ट्रीज में डेंजरस जॉब हो या अनहाइजीनिक या अनहेल्दी वर्किंग कंडीशन में करने वाला कोई काम हो। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स लाती रहती है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, लोगों की इनकम को बढ़ाया जाए और उनकी वर्किंग कंडीशन को इंप्रूव किया जाए। जैसे एक स्कीम के बारे में आपने सुना होगा, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसके तहत हर एक रूरल हाउस होल्ड को जिसका एक मेंबर कोई अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने के लिए तैयार हो उसे साल में कम से कम 100 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। गवर्नमेंट और भी इनिशिएटिव्स लाती रहती है जिसे हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में रख सकते हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में जब गवर्नमेंट डायरेक्टली लोगों को एम्प्लॉय करती है या तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए, फॉर एग्जांपल सिविल सर्विसेज, या गवर्नमेंट की कोई कंपनीज या एंटरप्राइजेज है वो स्टाफ हायर करती है।
इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मतलब जब इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। सपोज गवर्नमेंट ने रोड बनवाया तो इनडायरेक्टली इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ, वर्कर्स को काम मिला। या गवर्नमेंट की कोई कंपनी, सपोज स्टील कंपनी ने ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस किया तो प्राइवेट कंपनीज जो गवर्नमेंट से स्टील खरीद के स्टील के प्रोडक्ट्स बनाती है वो भी ज़्यादा प्रोडक्ट बना पाएंगे, तो इससे भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। गरीबी को हटाने के लिए गवर्नमेंट जो प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करती है वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के थ्रू ही होता है। अगर लोगों के पास जॉब होगा और उनकी एक रेगुलर इनकम होगी तो अल्टीमेटली गरीबी भी कम होगी। पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने अलग अलग तरह के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है। तो हमने अब तक जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव किया है वो इन्वायरमेंट के कॉस्ट पे किया है। फॉर एग्जांपल, इंडस्ट्रीज ग्रो हुई तो एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ा। एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए तो जंगलों को काटा गया। तो ये सब अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है, मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा के हम लंबे समय तक डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इस चैप्टर में हम इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट क्या होता है? अर्थ पे हमारे आसपास जो भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स है और जो भी रिसोर्सेज है वो इन्वायरमेंट का पार्ट है। हवा, पानी, पेड़, पहाड़, सब कुछ। इन्वायरमेंट का 4 मेन फंक्शन बताया गया है। पहला कि ये हमें रिसोर्सेज सप्लाई करता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी। रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब वैसे रिसोर्स जिसका सप्लाई कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि ये आसानी से रिन्यू हो जाता है, जैसे सनलाइट, वाटर या ट्रीज। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब वैसा रिसोर्स जो लिमिटेड है और जल्दी ही खत्म हो जाएगा। इनका रिन्यूअल बहुत स्लो प्रोसेस होता है जिसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। इसका एग्जांपल जैसे कोल या पेट्रोलियम। दूसरा फंक्शन है टू एसिमिलेट्स वेस्ट, यानी इन्वायरमेंट वेस्ट को एक लेवल तक एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज किया जा सकता है। फॉरेस्ट को नेचुरल कार्बन सिंक कहा जाता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के दौरान एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तीसरा फंक्शन है ये लाइफ को सपोर्ट करता है, यानी यहाँ लाइफ पॉसिबल है। और चौथा फंक्शन है ये एस्थेटिक सर्विस भी देता है, जैसे ब्यूटीफुल व्यूज या सीनरी। इन्वायरमेंट अपना ये चारों फंक्शन बिना किसी दिक्कत के कर सकता है तब तक जब तक हमारे डिमांड्स इसके कैरिंग कैपेसिटी में हो, मतलब हम रिसोर्सेज को लिमिट में एक्सट्रैक्ट करें और उसे रीजनरेट होने का टाइम मिले। वेस्ट हम उतना ही प्रोड्यूस करें जितना इन्वायरमेंट ईजिली एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो इन्वायरमेंट अपना तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन सही से नहीं कर पाता है, जो कि है लाइफ सस्टेनेंस। और यहीं से इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। पॉल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उतनी ही तेजी से रिसोर्सेज कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। बहुत ऐसे रिसोर्सेज हैं जो खत्म हो चुके हैं या बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं, जैसे क्रूड ऑयल। वेस्ट इतना ज़्यादा जनरेट हो रहा है कि वो इन्वायरमेंट के एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है। अब क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं तो हमें टेक्नोलॉजी और रिसर्च पे बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है ताकि नए रिसोर्सेज को खोजा जाए या बनाया जाए। एयर और वाटर पोल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी और वाटर बॉर्न डिजीज के केसेस भी बढ़ रहे हैं, जिससे हेल्थ केयर पे भी बहुत पैसा खर्च होता है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, इन सब को कम करने के लिए भी गवर्नमेंट को खर्च करना होता है। तो पॉइंट ये है कि पुअर इन्वायरमेंट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, मतलब इसकी वजह से हमें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। एक बार ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लेशन को ब्रीफ में समझ लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का सिंपल मतलब है अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर के एवरेज टेम्परेचर का लगातार इंक्रीज होना। ये होता है एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने से। ग्रीन हाउस गैस वैसे गैस को कहते हैं जो सनलाइट के हीट को अर्थ के पास एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेता है। ये एक ब्लैंकेट की तरह है जो अर्थ को वार्म रखता है और इसी वजह से यहाँ लाइफ पॉसिबल है। सनलाइट जब अर्थ की ओर आता है तब तो इसके थ्रू पास हो जाता है, लेकिन जब अर्थ सरफेस हीट होने के बाद हीट रेडिएशन निकलता है तो वो इन ग्रीन हाउस गैस से पास नहीं हो पाता है। ये वैसा ही है जैसे जब कोई कार धूप में बहुत देर खड़ी रहती है तो ग्लास से सनलाइट अंदर जाता है लेकिन हीट बाहर नहीं आ पाता है और गाड़ी अंदर बहुत गर्म हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज है। ग्रीन हाउस गैस अपने आप में बुरा नहीं है, प्रॉब्लम तब आता है जब हमारी एक्टिविटीज की वजह से एटमॉस्फेयर में इसकी क्वांटिटी बढ़ने लगती है, जैसे फॉसिल फ्यूल बर्निंग, डिफॉरेस्टेशन। इन सबसे एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल बढ़ रहा है, खासकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से, और इसी से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हीट वेव्स, सी लेवल राइज, वाइल्ड फायर्स, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और कई एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट, ओजोन डिप्लेशन का मतलब है ओजोन गैस की लेयर जो स्ट्रेटोस्फेयर में है, अर्थ से लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊपर, वो लेयर थिन हो रहा है। ओजोन लेयर हमें सन के अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है। इसका डिप्लेशन तब होता है जब क्लोरीन और ब्रोमीन एटम ओजोन के कांटेक्ट में आता है और ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्लोरीन का ओरिजिन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर में यूज होता है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद CFC जैसे गैस के यूज को कम करने का डिसीजन लिया गया और ये काफी सक्सेसफुल भी रहा। नेक्स्ट, इंडिया के एनवायरनमेंट की कंडीशन को देखते हैं। इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, जैसे रिच क्वालिटी ऑफ सॉइल्स, रिवर्स, ग्रीन फॉरेस्ट, माउंटेन, मिनरल डिपॉजिट्स जैसे आयरन ओर, कॉपर, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, ये सब बहुत क्वांटिटी में अवेलेबल है। लेकिन डेवलपमेंट एक्टिविटीज के कारण इन रिसोर्सेज पे और ह्यूमन हेल्थ पे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर के पॉल्यूशन से तो इन्वायरमेंट को नुकसान है ही, इसके अलावा पॉवर्टी इंड्यूस्ड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी है।
पॉवर्टी इंड्यूस्ड मतलब जब गरीबी की वजह से लोग मजबूर या अनअवेयर होते हैं, जिससे कई बार उनका लाइफस्टाइल या एक्शन इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, पुअर एरियाज में जनरली प्रॉपर सैनिटेशन या वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज नहीं होता है, जिससे इन्वायरमेंट और लोगों के हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ मेन इश्यूज हैं, जैसे लैंड डिग्रेडेशन यानी लैंड के प्रोडक्शन कैपेसिटी या फर्टिलिटी का कम होना, बायोडाइवर्सिटी लॉस मतलब लिविंग स्पीसीज के वैरायटी में कमी आना। सपोज कोई प्लांट या एनिमल या बर्ड किसी कारण से डिक्रीज हो रहे हैं या पूरी तरह खत्म हो गए तो इसे बायोडाइवर्सिटी लॉस कहेंगे। एयर पॉल्यूशन, स्पेशली शहरों में व्हीकल्स से जो पॉल्यूशन होता है वो। फ्रेश वाटर मैनेजमेंट, अर्थ पे जितना पानी है उसका सिर्फ 2.5% ही फ्रेश वाटर है, बाकी 97.5% सॉल्ट वाटर है। और वेस्ट मैनेजमेंट। लैंड डिग्रेडेशन के लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन जिससे लॉस ऑफ वेजिटेशन और सॉइल इरोजन होता है, फॉरेस्ट फायर, ओवरग्रेजिंग, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का ओवर यूज, पुअर इरिगेशन सिस्टम, ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सट्रैक्शन, इन सब से लैंड की क्वालिटी खराब होती है। वर्ल्ड की 17% ह्यूमन पॉपुलेशन और 20% लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, लेकिन इंडिया के पास जियोग्राफिकल एरिया सिर्फ 2.5% है, मतलब डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। कंपैरेटिवली जमीन और रिसोर्सेज कम है और उस पर डिपेंडेंट लोग और जानवर बहुत ज़्यादा है। बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए पर पर्सन 0.47 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड होना चाहिए, लेकिन इंडिया में पर पर्सन सिर्फ 0.06 हेक्टेयर है और इसी वजह से उसको ओवर यूज किया जाता है। कंट्री में सॉइल इरोजन का रेट भी बहुत ज़्यादा है। सॉइल इरोजन का मतलब होता है सॉइल के अपर लेयर का रिमूव हो जाना। इससे सॉइल में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम कम हो जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। सॉइल इरोजन के लिए नेचुरल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे रेनफॉल या विंड, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे डिफॉरेस्टेशन या ओवरग्रेजिंग की वजह से नेचुरल फैक्टर्स के लिए ये करना और आसान हो जाता है। इंडिया में अर्बन एरियाज में एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। एक कारण है व्हीकल्स और दूसरा है इंडस्ट्रीज या थर्मल पावर प्लांट। इन दोनों में से भी व्हीकल्स से जो पॉल्यूशन होता है उसका पॉल्यूशन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो किसी पार्टिकुलर जगह पे है, लेकिन गाड़ियां तो हर जगह चलती है और गाड़ियों का नंबर बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है। 1951 में नंबर ऑफ मोटर व्हीकल था 3 लाख और 2019 में 30 करोड़। इंडिया का दो सबसे मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न एयर और वाटर पॉल्यूशन को एड्रेस करने के लिए 1974 में गवर्नमेंट ने CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया। इसके बाद हर स्टेट ने भी अपना अपना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया। इन बोर्ड्स का काम है एयर और वाटर की क्वालिटी को मॉनिटर करना और इम्प्रूव करना, गाइडलाइंस बनाना और भी पॉल्यूशन से रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करना और लोगों को इन सब चीजों के बारे में अवेयर भी करना। ये सब वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो इंडिया फेस कर रहा है। गवर्नमेंट कितने भी बोर्ड सेटअप कर ले या स्कीम्स ले आए, उनसे कुछ खास फर्क नहीं होने वाला है। इन सब का एक ही सॉल्यूशन है कि हम कॉन्शियसली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट करें, वैसा डेवलपमेंट जिससे इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसको इग्नोर किया जा रहा है, तो बहुत जल्द वो इन्वायरमेंट को इतना बेकार बना देगा या रिसोर्सेज को इतना कम कर देगा कि लाइफ सस्टेनेंस इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए जरूरत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करता है, वैसा डेवलपमेंट जो बिना फ्यूचर जनरेशन के नीड को कॉम्प्रोमाइज किए प्रेजेंट जनरेशन के नीड को पूरा करे। यहाँ नीड वर्ड इंपॉर्टेंट है, मतलब जितने रिसोर्सेज की जरूरत है उतना ही यूज किया जाए, ओवर यूज नहीं। और हमें ये भी पता है कि हर व्यक्ति के पास रिसोर्सेज बराबर मात्रा में उपलब्ध नहीं है। किसी के पास बहुत ज्यादा है और आसानी से अवेलेबल है, तो कोई अपने बेसिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये भी है कि रिसोर्सेज का सही डिस्ट्रीब्यूशन हो, ताकि हर व्यक्ति, स्पेसिफिकली गरीब लोग, अपने बेसिक नीड जैसे फूड, एनर्जी, वाटर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सबको पूरा कर सके। 1984 से 87 के बीच ब्रंटलैंड कमीशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बहुत एम्फेसाइज किया। इन्वायरमेंटलिस्ट्स का कहना था कि ये हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन को एक सेफ और सफिशिएंट इन्वायरमेंट दे सकें, ताकि वो एक क्वालिटी लाइफ जी सके, कम से कम उतना सेफ और सफिशिएंट जितना हमें अपने प्रीवियस जनरेशन से मिला है। मतलब अब और बर्बाद नहीं करना है। इसके लिए प्रेजेंट जनरेशन को इन्वायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट को प्रमोट करना होगा। इन्वायरमेंट इकोलॉजिस्ट हरमन डेली के अकॉर्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए हमें कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा ताकि वो इन्वायरमेंट के कैरिंग कैपेसिटी से बाहर न जाए। दूसरा कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इनपुट एफिशिएंट होना चाहिए, न कि इनपुट कंज्यूमिंग, मतलब उसमें रिसोर्स कम यूज हो और आउटपुट ज्यादा हो। रीन्यूएबल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से एक्सट्रैक्ट करना होगा, मतलब जिस रेट से हम उसको यूज कर रहे हैं वो उसके रिन्यू होने के रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है तो जिस रेट से वो खत्म हो रहा है उससे फास्ट हमें उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना होगा। और आखिर की पॉल्यूशन को कम करना होगा और उससे रिलेटेड इश्यूज को ठीक करना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी हो सकता है, कुछ स्ट्रेटजीज को डिस्कस करते हैं। पहला है यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो रिन्यूएबल हो और पॉल्यूशन फ्री हो। जैसे अभी इंडिया अपने पावर नीड को पूरा करने के लिए थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट पे डिपेंडेंट है, लेकिन थर्मल पावर प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा निकलता है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है और इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है।
हाइड्रो पावर प्लांट के लिए जनरली रिवर पे डैम बनाया जाता है ताकि रिजर्वायर बनाया जाए और वाटर के फ्लो को कंट्रोल किया जाए। अब इससे रिवर का नेचुरल फ्लो डिस्टर्ब होता है जो कि एक्वेटिक एनिमल्स के लिए ठीक नहीं है। तो इसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है विंड और सोलर पावर प्लांट जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। दूसरा है रूरल एरियाज में एलपीजी और गोबर गैस का यूज। जनरली गांव में लकड़ियों पे खाना बनता है, इससे भी इन्वायरमेंट को नुकसान है। पहला तो कि लकड़ी कहाँ से आएगा, इसके लिए पेड़ काटना होगा, मतलब डिफोरेस्टेशन। दूसरा कि इससे एयर पॉल्यूशन भी होता है, तो इसके जगह लोगों को कम रेट पे एलपीजी सिलेंडर दिया जाता है या गोबर गैस प्लांट सेटअप करने के लिए इजी लोन प्रोवाइड किया जाता है। गोबर गैस प्लांट में गोबर को डाला जाता है, इससे बायो गैस प्रोड्यूस होता है जिसे फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। जो रिमेनिंग मटेरियल होता है वो काफी अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का काम करता है। तीसरा स्ट्रेटजी, अर्बन एरियाज में पेट्रोल और डीजल की जगह सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज किया जाता है। इससे भी एयर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। वैसे एरियाज जहां विंड स्पीड यूजुअली हाई होता है वहां विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है। इनिशियल कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन अगर बेनिफिट को देखें तो लॉन्ग रन में ये कॉस्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। फोटोवोल्टेइक सेल की मदद से सोलर एनर्जी यानी सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक तो ये पॉल्यूशन फ्री है और दूसरा कि वैसे एरियाज जहां पावर लाइंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना मुश्किल है या बहुत कॉस्टली पड़ता है वहां इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है। एक और स्ट्रेटजी है मिनी हाइडल प्लांट्स। माउंटेन रीजन जहां रिवर का फ्लो हमेशा बना रहता है वहां इसे लगाया जा सकता है। यह रिवर के नेचुरल फ्लो को यूज करके छोटे टरबाइन को मूव कराता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये लोकल इलेक्ट्रिसिटी नीड को पूरा करने के लिए काफी होता है। इसके बाद पहले के लोग बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते थे, तो ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिस को भी यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में लगभग 15,000 मेडिकल प्लांट्स के स्पीसीज पाए जाते हैं, तो वेस्टर्न हेल्थ केयर सिस्टम की जगह हम ट्रेडिशनल सिस्टम जैसे आयुर्वेद को प्रमोट कर सकते हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है और बड़े से बड़े हेल्थ प्रॉब्लम्स में इफेक्टिव भी होता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो कि इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है, उसकी जगह बायो कंपोस्टिंग को यूज करना भी एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्टेप है। बायो कंपोस्टिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगी और वर्म्स ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं और उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है जिसे कंपोस्ट कहते हैं वो न्यूट्रिएंट्स से भरा होता है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का काम करता है। तो इससे वेस्ट रिसाइकलिंग भी हो गया और फर्टिलाइजर भी मिल गया। इसी तरह केमिकल पेस्टिसाइड्स की जगह बायो पेस्ट कंट्रोल मेथड्स को यूज करना एनवायरनमेंट के लिए सही है। बायो पेस्ट कंट्रोल में पेस्ट या इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए उसके नेचुरल एनिमीज का यूज किया जाता है। एक सिंपल एग्जांपल, चूहों को खत्म करने के लिए या भगाने के लिए सांप का यूज करना। पेस्ट कंट्रोल करने के और भी मेथड्स हैं, जैसे प्लांट बेस्ड पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग यानी एक ही जमीन पे एक ही साथ दो अलग अलग फसल लगाना। इससे ये होता है कि पेस्ट्स को फैलने के लिए सूटेबल कंडीशन नहीं मिलता है। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिसकी मदद से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को अचीव किया जा सकता है। अब तक इस बुक के जितने भी चैप्टर्स को हमने पढ़ा है उससे हम इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में समझ चुके हैं, चाहे वो 5 ईयर प्लान्स हो, एलपीजी रिफॉर्म्स हो या रूरल डेवलपमेंट हो। इस आखिरी चैप्टर में हम अपने आसपास के कंट्रीज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे और उसे इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कंपेयर करेंगे। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता चलता है। दूसरा कि इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में सभी कंट्रीज के बीच कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हर कंट्री अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने में लगा हुआ है। ऐसे में इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज का कंपटीशन सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएसए, यूके सिर्फ इनसे नहीं है, बल्कि इंडिया के साथ के जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया। तो हम इंडिया के डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज को पास के 2 कंट्रीज से कंपेयर करेंगे, पाकिस्तान और चाइना। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, इन तीनों को हम कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज काफी सिमिलर रहा है और तीनों ने शुरू भी लगभग एक टाइम पे किया था। भारत और पाकिस्तान 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में एस्टेब्लिश हुआ। तीनों ने डेवलपमेंट की प्लानिंग भी सिमिलर वे में स्टार्ट किया। इंडिया ने 1951 से 56 के लिए 5 ईयर प्लान अनाउंस किया। पाकिस्तान ने अपना 5 ईयर प्लान, जिसे अब मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान कहा जाता है, वो 1956 में अनाउंस किया और चाइना ने भी 1953 में अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान अनाउंस किया। पाकिस्तान और चाइना में अभी ये 5 ईयर प्लान वाला सिस्टम चल रहा है, लेकिन इंडिया में लास्ट 5 ईयर प्लान 2012 से 2017 के लिए लाया गया था, लेकिन 2015 में इसे खत्म कर दिया गया और अब 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट और 3 ईयर का एक्शन प्लान बनाया जाता है। 1980s तक तीनों कंट्रीज का सिमिलर ग्रोथ रेट और पर कैपिटा इनकम था, लेकिन अभी इनमें बहुत अंतर है। क्या अंतर है इसको समझने से पहले चाइना और पाकिस्तान में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ इसको ब्रीफ में समझ लेते हैं, क्योंकि इंडिया के बारे में हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। चाइना में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को 1 पार्टी रूल के बेसिस पे एस्टेब्लिश किया गया और उसके बाद से इकोनॉमी के क्रिटिकल सेक्टर्स, लैंड और एंटरप्राइज ओनरशिप, सब कुछ जो पहले कोई इंडिविजुअल भी ओन कर सकता था वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया गया। 1958 में एक कैंपेन शुरू किया गया जिसे कहा जाता है ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, जिसका एम था कंट्री को इंडस्ट्रियलाइज करना। लोगों को छोटे छोटे इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए इंकरेज किया गया। गांव के एरिया में कम्यून सिस्टम स्टार्ट किया गया जिसमें एक जमीन पे कई लोग मिलकर कलेक्टिवली खेती करते थे।
हालांकि ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन बुरी तरह फेल हो गया क्योंकि फूड शॉर्टेज, ड्रॉट और गवर्नमेंट के पुअर रिस्पॉन्स की वजह से लगभग 30 मिलियन लोगों की डेथ हो गई। उधर चाइना और रशिया के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो रशिया ने जो अपने प्रोफेशनल्स को चाइना भेजा था इंडस्ट्रियलाइजेशन में मदद करने के लिए, उन्हें वापस बुला लिया गया। 1965 में माओ जेडोंग ने ग्रेट प्रोलेटारियन कल्चरल रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया, जिसमें स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को रूरल एरियाज में काम करने के लिए भेजा गया। प्रेजेंट में जो चाइना का फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो रिलेटेड है 1978 में जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया गया। इनिशियल फेज में एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में रिफॉर्म्स इनिशिएट किया गया। जैसे एग्रीकल्चर में जो पहले कम्यून लैंड था उसको छोटे छोटे प्लॉट में डिवाइड किया गया और इंडिविजुअल हाउस होल्ड को दिया गया। लैंड की ओनरशिप नहीं दी गई, लेकिन जो भी रिक्वायर्ड टैक्स था वो पे करने के बाद जो भी इनकम उस जमीन से होती थी उसे वो रख सकते थे। रिफॉर्म के लेटर फेज में इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस किया गया। प्राइवेट सेक्टर फर्म्स, पर्टिकुलरली टाउन और विलेज एंटरप्राइजेस जिसको लोग कलेक्टिवली ओन करते थे, उनको भी गुड्स प्रोड्यूस करने की परमिशन दी गई, ताकि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, जिसे इंडिया में हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं, उनके लिए कॉम्पिटिशन बढ़े। रिफॉर्म में डुअल प्राइसिंग का सिस्टम भी लाया गया, जिसमें प्राइस को दो तरह से फिक्स किया जाता था। फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो इनपुट खरीदेंगे और जो आउटपुट बेचेंगे वो उस प्राइस पे करेंगे जो गवर्नमेंट फिक्स करेगी, और क्वांटिटी भी फिक्स होगा। ऐसा किया गया ताकि जो एसेंशियल गुड्स है उनके प्राइस में स्टेबिलिटी आए। इसके अलावा जो खरीद बिक्री होगा वो मार्केट प्राइस पे होगा, मतलब डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किया गया। ये इकोनॉमिक ग्रोथ के पर्पस के लिए बनाया हुआ एक फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया होता है, जहाँ का इकोनॉमिक रूल्स कंट्री के बाकी एरिया से डिफरेंट होता है। बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टर्स को थोड़ा बेनिफिट दिया जाता है ताकि वो इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट हो। पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज इंडिया से काफी सिमिलर थी। जैसे पाकिस्तान ने भी मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को चुना, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर एग्जिस्ट करता है। जैसे इंडिया ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को प्रमोट किया था, जिसमें गुड्स को इंपोर्ट न करके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया, वैसे ही 1960s में पाकिस्तान में भी किया गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन से एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी बूस्ट मिला। 1970s में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन किया गया। फिर लेट 1970s और 1980s में ज्यादा फोकस डी नेशनलाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने पे किया गया। इस पीरियड में पाकिस्तान को वेस्टर्न कंट्रीज से भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, और पाकिस्तान की बहुत पॉपुलेशन जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जा रही थी वहां से रेमिटेंसेस भी मिला। फॉरेन कंट्रीज में रहने वाले लोग अपनी अर्निंग का कुछ पार्ट जो अपने घर भेजते हैं उसे रेमिटेंस कहा जाता है। इस सब के अलावा गवर्नमेंट भी प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव्स दे रही थी। तो ये सब मिला के एक ऐसा इन्वायरमेंट बना जिसमें नए इन्वेस्टमेंट्स आए और इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। फिर ईयर 1988 में रिफॉर्म्स शुरू किया गया। यह चाइना और पाकिस्तान के डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज का एक ब्रीफ आउटलाइन था। अब तीनों कंट्रीज से कुछ डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स को कंपेयर करते हैं कि कहां कितना डेवलपमेंट हुआ है। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स का मतलब है उस जगह का पॉपुलेशन कितना है और उसका कंपोजिशन क्या है, मतलब डेंसिटी कितना है, मेल फीमेल रेशियो क्या है। इस बुक में जो भी डेटा दिया हुआ है वो 2017-18 का है, इसीलिए प्रेजेंट के डेटा से वो डिफर कर सकता है, लेकिन कंफ्यूजन न हो इसलिए फिलहाल हम बुक के डेटा को ही कंसिडर करेंगे। इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहीं पाकिस्तान की पॉपुलेशन इनके कंपैरिजन में बहुत कम है। अब एरिया वाइज चाइना बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी इन तीनों में सबसे कम है। डेंसिटी मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो अगर एरिया छोटा होगा और उसके कंपैरिजन में लोग बहुत ज्यादा होंगे तो मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। दूसरा कि एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी हर साल पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ये पाकिस्तान का बहुत ज्यादा है और चाइना का बहुत कम है। चाइना के लो पॉपुलेशन ग्रोथ का कारण बताया जाता है इसके वन चाइल्ड पॉलिसी को, जो 1970s-80s में इंट्रोड्यूस किया गया था पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। वैसे 2016 में से हटा दिया गया क्योंकि इसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा दिखने लगा, जैसे यूथ पॉपुलेशन कम होने लगा। तीनों ही कंट्री में पर 1000 मेल्स फीमेल पॉपुलेशन भी कम है। इसका एक मेजर रीजन सन प्रेफरेंस मेंटालिटी को बताया जाता है। हालांकि इस सिचुएशन को इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। चाइना में फर्टिलिटी रेट बहुत कम है और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा। फर्टिलिटी रेट मतलब एक वुमेन ऑन एन एवरेज अपने रिप्रोडक्टिव पीरियड में कितने बच्चों को जन्म देती है। चाइना में अर्बनाइजेशन ज्यादा है, 59% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहते हैं। ये नंबर इंडिया में 34% और पाकिस्तान में 37% है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी की बात आजकल बहुत होती है। इन तीनों कंट्रीज में चाइना की जीडीपी सबसे ज्यादा है और पाकिस्तान की सबसे कम। जीडीपी में एक होता है नॉमिनल जीडीपी और एक जीडीपी बेस्ड ऑन पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। जीडीपी का मतलब होता है एक कंट्री के बाउंड्री के अंदर एक साल में जितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया उसका मनी वैल्यू। अब सपोज एक बर्गर बनाया गया इंडिया में और उसका प्राइस है 100 रुपीज, तो इंडिया के जीडीपी में ऐड हुआ 100। लेकिन सेम क्वालिटी का बर्गर यूएस में बनाया गया, उसका वहां प्राइस है $5, मतलब रफली 400 रुपीज, तो यूएस के जीडीपी में ऐड हुआ 400।
तो दोनों सेम क्वांटिटी और क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि यूएसए में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है तो वहां का जीडीपी ज्यादा हो गया। तो जब जीडीपी में इस कॉस्ट ऑफ लिविंग को एडजस्ट किया जाता है तो उसे बोलते हैं जीडीपी बेस्ड ऑन पीपीपी। इसलिए नॉमिनल जीडीपी में इंडिया 5th लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन पीपीपी जीडीपी में ये 3rd लार्जेस्ट है। नॉमिनल में यूएसए लार्जेस्ट है, चाइना 2nd लार्जेस्ट, लेकिन पीपीपी जीडीपी के अकॉर्डिंग चाइना लार्जेस्ट है और यूएसए 2nd लार्जेस्ट। पाकिस्तान की जीडीपी इंडिया और चाइना के कंपैरिजन में बहुत कम है। इंडिया की जीडीपी का लगभग 10 to 11% है पाकिस्तान की जीडीपी। अगर एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट को देखें तो 1980s 90s में चाइना का ग्रोथ रेट इंडिया और पाकिस्तान से बहुत ज्यादा था, 10.3%। इवन पाकिस्तान का ग्रोथ रेट इंडिया से ज्यादा था। लेकिन 2015 से 17 के डेटा के अकॉर्डिंग चाइना और पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो गया है और इंडिया का ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है, 7.3%। मतलब इंडिया की जीडीपी इन दोनों देशों के कंपैरिजन में तेजी से बढ़ रहा है। अब देखते हैं कि इन तीनों कंट्री में किस किस सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं और हर सेक्टर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। चाइना में वैसे एरियाज जो कल्टीवेशन के लिए सूटेबल है वो रिलेटिवली बहुत कम है। टोटल एरिया का सिर्फ 10% कल्टीवेबल एरिया है। ऐसा वहां की क्लाइमेट और टोपोग्राफी की वजह से है। अगर इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में जितना कल्टीवेबल एरिया है उसका सिर्फ 40% चाइना में है। 1980s तक चाइना की 80% से भी ज्यादा आबादी इनकम के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। उसके बाद से गवर्नमेंट ने लोगों को इनकरेज किया कि वो फार्मिंग को छोड़कर दूसरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे हैंडीक्राफ्ट्स, कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट इन सब में शिफ्ट करें। 2018-19 के डेटा के अकॉर्डिंग अब चाइना की 26% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रॉस वैल्यू एडेड में 7% कंट्रीब्यूट करता है। जीडीपी और जीवीए दोनों कंट्री के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को मेजर करने का तरीका है। ग्रॉस वैल्यू एडेड में देखा जाता है कि प्रोडक्शन में एक्चुअल वैल्यू एडिशन कितना हुआ है, और जब इसमें गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है उसको ऐड करते हैं और जो सब्सिडीज प्रोवाइड करती है उसको माइनस करते हैं तो वो जीडीपी कहलाता है। जब सेक्टर्स को ऐसे कंपेयर करना होता है तो जीवीए ज्यादा सूटेबल डेटा होता है। अब यही 2018-19 के नंबर्स पाकिस्तान और इंडिया के केस में देखें तो पाकिस्तान में 41% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर जीवीए में 24% कंट्रीब्यूट करता है, और इंडिया 43% डिपेंडेंट है और सिर्फ 16% कंट्रीब्यूट करता है। इसी तरह तीनों देश के इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के नंबर्स भी यहाँ दिए हुए हैं। इन तीनों कंट्रीज में सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा जीवीए में कंट्रीब्यूट करता है। ये नंबर्स देखना इसलिए जरूरी है ताकि ये पता लगे कि जितने लोग किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वॉल्व है क्या उसी प्रोपोर्शन में वो कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर बहुत लोग इन्वॉल्व है और कंट्रीब्यूशन बहुत कम है तो इसका एक मतलब है कि लोगों की प्रोडक्टिविटी बहुत लो है, जिसका कारण हो सकता है लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ कैपिटल या लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जनरली जब कंट्री में डेवलपमेंट होता है तो एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर से पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट करता है, फिर सर्विसेज सेक्टर में, जैसा चाइना में हुआ। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के केस में ये शिफ्ट एग्रीकल्चर सेक्टर से डायरेक्ट सर्विसेज सेक्टर में हुआ है। अब इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जैसे फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जैसे पुअर इंडस्ट्री बेस और उसके कारण ओवर डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। ये है 1980s में इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में कितना % वर्कफोर्स सर्विस सेक्टर में था, और ये है 2019 का डेटा। सर्विस सेक्टर जीवीए में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और मेजर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है। तो क्लियरली तीनों ही कंट्री में सर्विस सेक्टर काफी इमर्जिंग सेक्टर है। इस टेबल में तीनों सेक्टर के आउटपुट ग्रोथ के ट्रेंड का डेटा दिया गया है। 1980 से 90 में क्या आउटपुट ग्रोथ रेट रहा था और 2014 से 18 में क्या ग्रोथ रेट रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में तीनों कंट्रीज का ग्रोथ रेट डिक्लाइन किया है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में 1980s में चाइना का ग्रोथ रेट काफी हाई था, लेकिन रिसेंट में तीनों कंट्रीज का कम हुआ है। सर्विसेज सेक्टर में पहले चाइना का ग्रोथ रेट काफी हाई था, लेकिन अब डिक्लाइन किया है। वहीं इंडिया में इस सेक्टर का ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के टर्म्स में इन तीनों कंट्रीज की क्या पोजीशन है उसको देखते हैं। अगेन हम बुक में दिए गए डेटा को कंसीडर करेंगे, ऑल्दो एक्चुअल और रिसेंट डेटा में कुछ बदलाव हो सकता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में आता है वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, और भी बहुत कुछ। इन सब को कंसीडर करके एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है जिसके अकॉर्डिंग कंट्रीज को रैंक दी जाती है। 2017-19 के डेटा के अकॉर्डिंग चाइना इन सारे इंडिकेटर्स में इंडिया और पाकिस्तान से बेटर परफॉर्म कर रहा है। पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, पॉवर्टी कम है, हेल्थ इंडिकेटर्स बेटर है। कुछ इंडिकेटर्स में तो इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत खराब है, जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी पर 1 लाख बर्थ कितने बर्थ गिविंग वुमेन की डेथ हो जाती है। इंडिया में ये नंबर 133 है, पाकिस्तान में 140 और चाइना में सिर्फ 29। ऐसे ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी पर 1000 बर्थ कितने बच्चे की डेथ होती है, ये रेट भी इंडिया और पाकिस्तान में ज्यादा है। इन सब चीजों को कंसीडर करके चाइना की रैंक है 87, इंडिया की 130 और पाकिस्तान की 154। ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए ये सब इंडिकेटर्स जरूरी है, लेकिन काफी नहीं है। एक और इंडिकेटर जरूरी है और वो है लिबर्टी इंडिकेटर्स, यानी वहाँ के सिटीजन्स के पास कितनी आजादी है, वो सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जुडिशियरी का इंडिपेंडेंस, रूल ऑफ लॉ, सिटीजन्स के राइट को कितना प्रोटेक्ट किया जाता है। ऐसा एक इंडिकेटर, ये पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग वाला जरूर इसमें ऐड किया गया है, लेकिन रैंक डिसाइड करने में उसका ज्यादा वेटेज नहीं है। अगर ये सारे इंडिकेटर्स ऐड कर दिए जाए और इनका इंपॉर्टेंस बढ़ा दिया जाए तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और भी मीनिंगफुल और कंप्लीट होगा।
अपने नेबरिंग कंट्रीज के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से कुछ सीखने के लिए जरूरी है कि हम उनके सक्सेस या फेलियर के रूट कॉज को समझें। इसके लिए हम रिफॉर्म की शुरुआत को एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे, जो कि चाइना में 1978, पाकिस्तान में 1988 और इंडिया में 1991 में हुआ था। तो प्री रिफॉर्म और पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में क्या क्या चेंजेस आए उसको ब्रीफली देखते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के केस में रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करना कंपलसरी था, क्योंकि हमने वर्ल्ड बैंक और IMF से लोन लिया था और उनका ये कंडीशन था, मार्केट को ओपन करो, रिड्यूस ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस वगैरह वगैरह। लेकिन चाइना के केस में ऐसा नहीं था। तो फिर 1978 में चाइना ने क्यों रिफॉर्म किया? उस समय चाइना में जो न्यू लीडर्स थे वो माओइस्ट रूल यानी माओ जेडोंग के अंदर जो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ था और लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन था उससे खुश नहीं थे। उनका मानना था कि माओइस्ट की पॉलिसीज जैसे सेल्फ सफिशिएंसी और फॉरेन टेक्नोलॉजी और गुड्स को अवॉइड करने से उतना ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, इसलिए इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट से जोड़ना होगा। रिफॉर्म के बाद एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया, लैंड रिफॉर्म किया गया, स्मॉल इंटरप्राइजेस को प्रमोट किया गया और इन सब का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दिखा। लोगों की इनकम इंक्रीज हुई और सोसाइटी में स्टेटस भी बढ़ा। लेकिन ऐसा नहीं कि 1978 के रिफॉर्म से पहले कुछ नहीं हुआ था। रूरल एरियाज में बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज का काफी एक्सटेंशन रिफॉर्म से पहले ही हो चुका था। कम्यून सिस्टम जिसमें लोग कलेक्टिवली फार्मिंग करते थे, उसकी वजह से फूड ग्रेन्स का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो भी रिफॉर्म्स लाया गया उसे पहले छोटे लेवल पे इंप्लीमेंट किया गया, उसके बाद बड़े लेवल पे। जो इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन किया गया उसका भी इम्पैक्ट दिखा। जैसे हमने पढ़ा कि कल्टीवेशन के लिए लोगों में प्लॉट डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ओनरशिप नहीं दिया गया था, लेकिन टैक्स देने के बाद जो इनकम होगी उस जमीन से वो उस इंडिविजुअल का होगा। तो इससे रूरल एरियाज में लोगों के पास पैसा आया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ, जिससे पॉवर्टी कम हुआ और यहीं से रूरल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट का बेस बना या और भी फर्दर रिफॉर्म करने में सपोर्ट मिला। दूसरी तरफ पाकिस्तान के बारे में स्कॉलर्स कहते हैं कि रिफॉर्म के बाद डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इंप्रूव होने के बजाय और बेकार हो गया। इस टेबल में हमने देखा था कि कैसे हर सेक्टर में 1980 से 90 के कंपैरिजन में आउटपुट ग्रोथ काफी कम हुआ है। 1960s में 40% से ज्यादा पुअर पॉपुलेशन था, जो 1980s में घट के 25% पे आ गया, लेकिन रिसेंट डेकेड्स में ये फिर से बढ़ने लग गया। इसके पीछे का कारण बताया जाता है एग्रीकल्चर और फूड सप्लाई के पुअर सिचुएशन को, जो बेसिकली गुड हार्वेस्ट पे डिपेंड करता था। मतलब जब फसल अच्छा होता था तो इकोनॉमी की कंडीशन ठीक रहती थी और अगर फसल खराब तो इकोनॉमी भी स्लो हो जाती थी। हमने पढ़ा था कि इंडिया को अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को ठीक करने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ा था। हमारे पास इनफ फॉरेक्स रिजर्व नहीं था कि हम इंपोर्ट कर सके। तो कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितना है ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, लेकिन उस रिजर्व का सोर्स क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का एक सस्टेनेबल एक्सपोर्ट करके पैसा आ रहा है तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के केस में उसका मोस्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग रेमिटेंसेस के रूप में आ रहा था, जो कि एक स्टेबल सोर्स नहीं है। दूसरा कि पाकिस्तान फॉरेन लोन पे भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता था और फिर वापस उस लोन को पे करने में भी इनको काफी दिक्कत होती थी। हालांकि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने रिकवर किया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2017-18 में GDP में 5.5% ग्रोथ हुआ है, जो कि प्रीवियस डेकेड्स के कंपैरिजन में हाईएस्ट है। तीनों सेक्टर्स में भी ठीक ग्रोथ हुआ है और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ये सभी स्टेबल और पॉजिटिव रहा है। कंक्लूजन यह है कि तीनों कंट्रीज ने लगभग एक टाइम पे अपनी जर्नी स्टार्ट की और इस डेवलपमेंट पाथ में 7 डेकेड से ज्यादा बीत चुके हैं। 1970 तक तीनों देशों में सेम लो लेवल डेवलपमेंट था, लेकिन उसके बाद से जो डेवलपमेंट्स हुई उसकी वजह से तीनों कंट्रीज आज अलग अलग लेवल पे है। इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी को मेंटेन किया है और परफॉर्मेंस मॉडरेट रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने के लिए काफी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। पाकिस्तान के केस में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंसेज एंड फॉरेन हेल्प और एग्रीकल्चर सेक्टर का पुअर परफॉर्मेंस, ये सब कुछ कारण रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी रिफॉर्म के बाद भी उतनी ग्रो नहीं कर पाई है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का मतलब गवर्नेंस में रेगुलर कुछ इश्यूज रहना, रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट्स होना या गवर्नमेंट का टर्म से पहले चेंज हो जाना। जैसे पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर आज तक अपना 5 साल का टर्म पूरा नहीं कर पाया है। चाइना में पॉलिटिकल फ्रीडम की कमी और ह्यूमन राइट्स पे उसका नेगेटिव इम्प्लीकेशन एक मेजर कंसर्न रहा है, लेकिन फिर भी लास्ट 4 डेकेड्स में इसने काफी ग्रोथ किया है। इंडिया और पाकिस्तान की तरह चाइना ने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करने की कोशिश नहीं की, बल्कि मार्केट को यूज करके ज्यादा से ज्यादा सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किया गया, कलेक्टिव ओनरशिप और इंडिविजुअल को कल्टीवेशन के लिए जमीन देके चाइना ने ये इंश्योर किया कि रूरल एरियाज में सोशल सिक्योरिटी आए और लोगों के हाथ में पैसा आए। इवन रिफॉर्म से पहले सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी डेवलपमेंट हुआ, जिसकी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए। तो ये था इंडिया के 2 नेबरिंग कंट्रीज के इकोनॉमी का ब्रीफ एनालिसिस। इसी के साथ ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक कंप्लीट हुआ।